भारत को और मोदी को वाज़ेह पैगाम आ चुका है कि अब कश्मीर के अंदर ये बर्बरियत बंद की जाए। हम और भी जदोजहद के लिए तैयार हैं, लेकिन नुकसान हमारा नहीं, नुकसान ज्यादा मुल्क का। हमें कहीं भी इस तरह सपोर्ट नहीं की जाती है। हमें जितने भी सपोर्ट हैं वो सारे क्रिकेटर को ही जाते हैं। वाइल्ड लाइफ का तो काम पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं और आपका ऑक्यूपेशन इन डिमांड है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये वो फीलिंग्स हैं जो कि बताई नहीं जा सकती। देखिए यहाँ पे पैशन कंपैशन काफी सारा है, बट दे आर नॉट लॉयल टुवर्ड्स देयर ड्यूटीज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और मेरे साथ मौजूद है तलहा जतोई। और मौसम कराची का औसम हो रहा है, जानलेवा। और आज दिल नहीं चाह रहा था ऑफिस आने का, लेकिन तला आना पड़ा। और यकीनन आज का जो मौसम है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से पूरा पाकिस्तानी छुट्टियां मना रहा है, हम देख रहे हैं कि लोग एंजॉय कर रहे थे। तो आज उनका फर्स्ट डे है ऑफ वर्क, तो पहले दिन काम करना बड़ा मुश्किल होता है, वो भी इतने अच्छे मौसम में। और कराची वालों क्योंकि बारिश बहुत कम मिलती है, तो इसलिए बाकी पाकिस्तान वाले परेशान होते हैं। कराची वाले इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसे ही हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि मौका बहुत कम मिलता है ना रिमझिम बरसते देखने का, और बाद में जहमत भी समटाइम बन जाती है, सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। बड़ी बारिशें आने वाली है, अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। 28 से ऑनवर्ड्स बारिशें शुरू हो जाएंगी। बलूचिस्तान में बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो मौसम तब्दील हो रहा है पाकिस्तान का, चाहे वो ज़ाहिरी मौसम हो या फिर सियासी मौसम हो, वहाँ पर भी बड़ी तब्दीलियां हैं सर। बिल्कुल। और अब बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं और आज की अच्छी बात कोट ऑफ द डे शामिल करते हैं। और कहा यह जाता है कि बेहतरीन इंसान वो है जिसे दूसरों के दुख का एहसास हो, क्योंकि एक दूसरे के दुख दर्द समझना ही इंसानियत है। और इंसानियत से गिर जाना उस दरख्त की मानंद है जिसकी कोई जड़ ना हो। यानी बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के दिल में उतर कर उनके दुख का अंदाज़ा करे। इंसानी रिश्ते सिर्फ खून के रिश्तों तक महदूद नहीं होते। हर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो इंसानियत से ताल्लुक़ रखता हो, और बड़ी अच्छी बात होती है कि हम लोग इस तरीके से अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हुकूक अल्लाह माफ़ कर देंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद जो हमारे इंसानों की तरफ फ़राइज़ बनते हैं वो माफ़ होना मुश्किल है जब तक वो लोग हमें माफ़ ना करें। इसलिए सबसे माफ़िया मांग लीजिए, क्योंकि हम नोट करते हैं कि हम अपने सोशल मामलात में, सोसाइटी में, चाहे गाड़ी चलाना हो, ज़िंदगी का कोई और काम हो, हम दूसरों का ख्याल नहीं करते। हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं। नार्सिसिस्ट एक सोच होती है, इंट्रोवर्ट, कि चांद और सूरज मेरे गिर्द ही घूमता है। ऐसा नहीं है, चांद और सूरज हम सब के गिर्द घूमता है, सब बराबर हैं इस दीन के अंदर। पता चला एग्जांपल्स भी मौजूद है। समटाइम कहा जाता है ना कि जो खून का रिश्ते होते हैं वही करीबी होते हैं या मजबूत होते हैं, अक्सर हम ये सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समटाइम कुछ फ्रेंड्स के रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि अपने करीबी जो बहन भाई हैं उनसे बढ़ के दोस्तों के साथ रिश्ता आजकल हालात ऐसे ख़राब हैं कि खून के रिश्ते भी पानी हो गए हैं। इकलौता बेटा प्रॉपर्टी की खातिर माँ बाप को घर से निकाल देता है, छुरियाँ भी फिर रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अल्लाह माफ़ करे। सोसाइटी को बेहतर बनाना हम सब का फ़र्ज़ है। आइए मिलकर अपना हिस्सा डालिए। अब डालते हैं नज़र टॉप स्टोरीज पर। ताकत का महवर अवाम हैं। तमाम सियासतदान, सियासी जमातें काबिले एहतराम हैं। किसी खास सियासी जमात या नजरिए की तरफ रागिब नहीं। DGISPR ने फौज की पोजीशन वाज़े कर दी। अब सियासी जमातों को अपनी पोजीशन वाज़े करना होगी। कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। टेबल टेनिस में नेशनल चैंपियन गजाला सिद्दीक की बरतरी बरकरार। पंजाब गेम्स में सिंगल डबल्स और मिक्स डबल्स मुकाबले जीतने वाली बाफखर खिलाड़ी आज दुनिया बोल है कि मेहमान होगी। कराची चिड़ियाघर में नूरजहां की मौत के बाद मधुबाला को बचाने की कोशिशें। साथी के बिछड़ने पर बेचैन हाथी को सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला, लेकिन क्या इकदाम हाथी की जिंदगी बचा पाएगा? जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। और अगर इरादा मजबूत हो तो मंजिल दूर नहीं। उकाड़ा के नौजवान ने यह साबित कर दिखाया। हज की नीयत से पैदल सऊदी अरब पहुंचने वाले उस्मान अरशद की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। ये तो जनाब है वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उस्मान अरशद ने साबित कर दिखाया कि पाकिस्तानी जो सोचता है वो कर दिखाता है। बिल्कुल। और जनाब अब सोशल मीडिया पर, खासतौर पर ट्विटर पर सारिफीन क्या सोच रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहला ट्रेंड DGISPR टॉप ट्रेंड रहा। पाक फौज कौमी इदारा है, हम किसी
सियासी जमात के साथ नहीं है। तमाम सियासतदान, सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सारिफीन भी हम ज़बान हो गए और अब तक तकरीबन 35,000 से ज़ायद सारिफीन ने इस ट्वीट्स पर अपने ख़यालात का इजहार किया है। पर्सनली स्पीकिंग सरिश, आई लव्ड हिज पर्सनालिटी, उनका अंदाज़ बयां, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी मैं कहूँगा कि बहुत अरसे बाद मुझे एक DGISPR ने इम्प्रेस किया। मुझे खुशी हुई कि हमारी फ़ौज का जो इमेज है, जो इम्प्रेशन है, वो बड़ा पॉजिटिव और अच्छा जा रहा है, दिलेर जा रहा है। और जो उन्होंने इंडिया को पैगाम दिया ना, दिल खुश हो गया कि दुश्मन के लिए कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके घर में घुसकर कार्रवाई करेंगे। तो भारत को और मोदी को वाज़े पैगाम आ चुका है कि अब कश्मीर के अंदर ये बर्बरियत बंद की जाए, ये दहशतगर्दी बंद की जाए, न कि तो यकीनन हम तैयार हैं हर किस्म का मुंह तोड़ जवाब देने। बिल्कुल सर, और टाइमिंग भी बड़ी मैटर करती है। सिचुएशन जो बनी हुई है उस दौरान इस तरह का मैसेज प्रॉपरली आना, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा जो ट्रेंड है जनाब वो कराची से रिलेटेड है। गुज़श्ता रोज़ ही कराची में, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा, बादलों के डेरे हैं, मौसम कल से बड़ा सुहाना है और आसमान का हाल कुछ ऐसा है आज भी कि बादल ही बादल हैं और हवाएं हल्की फुल्की चलती है फिर रुक जाती है। महकमे मौसमियात ने ये कह दिया है जनाब 72 घंटे अब हवाएं बंद रहेंगी और 28 अप्रैल को तूफ़ानी बारिश का इम्कान है। इस पर भी सब ने अपनी राय का इजहार किया है। राइट, और अब बात कर लेते हैं सियासी माहौल और हालात की। हम कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का देरीना मुतालबा है इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, और PDM और उनकी सारी जो 13 जमातें हैं उनका ये कहना है कि मजीद वक्त अब कहाँ वजह है सूरत हाल। बिल्कुल, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हुआ। अली मोहम्मद खान साहब रहनुमा PTI हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, कोई राब्ता, क्योंकि प्रॉपरली वाज़े तौर पर तो नज़र नहीं आया कि इन्विटेशन मिला हो कि भाई सर जोड़ कर बैठ रहे हैं आप लोग भी आ जाएं, कोई बैकडोर राब्ता हो रहा है, सिचुएशन क्या है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो आपको गुज़श्ता ईद मुबारक, और अल्लाह के करम से ईद अच्छी गुजरी। हालांकि परेशानियां भी थी, लोगों को, और महंगाई की वजह से परेशान थे, लेकिन बहरहाल ओवरऑल पुरअमन गुजरी। लेकिन आखिरी रात तीसरे दिन जो सवात कबल का वाक़या हुआ है उसने ईद की खुशियां गहनाई हैं। और सवात जो पूरे पाकिस्तान के लिए खुशियों का सामान करता है। आप भी अपने बचपन में अपने वालिदैन के साथ ज़रूर गए होंगे और अब भी दोस्तों के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ जाते होंगे। यादें हमारी बचपन की कि जिन पगडंडियों पे और जिन दरियाओं के किनारे वालिदैन ने कभी उंगली पकड़ के चलाया था, अब हम अपने बच्चों को हाँ उंगली से पकड़ के लेके जाते हैं। मालम जब्बा हो गया, मिंगवरा, कलाम हो गया और बेशुमार इलाके। और जिस तरह से खूना खून हुआ है ईद के तीसरे दिन, बहुत दुख है, बहुत अफसोस है और लोगों में बहुत परेशानी, गम और गुस्सा भी है। तो जो आपने बात की है DGISPR की, ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने बड़ी कुछ चीज़ें क्लियर की हैं और ये अच्छी बात है कि वो अपने आप को और एक ऐसी पोजीशन पे वो लेके जाएं तो जहाँ सबको इस पर एतमाद हो। हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, फौज हमारी सिर्फ हुकूमत के साथ होगी, हुकूमती जमात की सियासत के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जो धमाका हुआ है उसकी सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि सवात के अवाम का एतमाद बहाल हो। और देखें, आप लोगों के साथ कोई कांटेक्ट हुआ है PDM की जमातों में से किसी का भी, या कोई दावतनामा आप लोगों को मिला हो कि हम लोग मिलकर बैठ रहे हैं, आप भी आइए? देखें, ऑफिशियली तो ज़ाहिर मैं उस डेलीगेशन का तो हिस्सा नहीं हूँ जिसमें कुछ सीनियर्स को खान साहब ने डाला है, लेकिन ज़ाहिर पार्टी है, इत्तलात मिलती रहती हैं। कोई बाज़ाब्ता बैठक तो नहीं हुई, लेकिन सियासी राब्ते बहरहाल रहते हैं। असद कैसर साहब हैं और शाह साहब हैं। ऑप्टिमिस्टिक सर कंसेंसस क्रिएट होगा, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद कुछ फायदा होगा या फिर नहीं? देखिए, कल 27 है और होपफुली कल जो सुप्रीम कोर्ट की पेशी भी है इस मामले से, वो जो डेट उन्होंने दी थी, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि दोनों तरफ ये सोच पाई जाती है कि अब हमारी तरफ तो ये है कि ठीक है, साल गुजर गया है, हम और भी जदोजहद के लिए तैयार हैं, लेकिन नुकसान हमारा नहीं, नुकसान ज़्यादा मुल्क का है। दूसरी तरफ ये है कि जितना पॉलिटिकल कैपिटल का लॉस हुआ है, आपकी भी सर इस चीज़ों पे नज़र होती है मेरे ख्याल में, एज अ सियासी कारकुन, एज अ पॉलिटिकल वर्कर। मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस, फिर पीपल्स पार्टी, लेकिन नून लीग का जितना पॉलिटिकल कैपिटल का लॉस पिछले एक साल में हुआ है,
मेरे ख्याल में पिछले 40 साल में उन्होंने इतना वोटर लूज नहीं किया जिन्होंने इतना इसमें जो है वो लूज किया है। और एक जमात के लिए, एक सियासी जमात के लिए अगर आप मेरे से पूछें, और ये बात मैं इस पर बड़ा यकीन भी रखता हूँ, हमारी हुकूमत गई है लेकिन हमारी जमात खड़ी हो गई है। इनकी हुकूमत आई है लेकिन लेकिन खान साहब अभी कोशिश ये सुना जा रहा है कि की जा रही है कि दरमियान का रास्ता कोई निकाला जाए। तो आपकी नज़र में ही फिर ये इलेक्शन आप होता कब देख रहे हैं? दरमियान का रास्ता क्या हो सकता है जो निकलेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी है, अगर सियासी जमातें कोई बात पे राजी होती हैं और एक इलेक्शन पे बात जाती है तो फिर एक इलेक्शन 14 मई को तो नहीं होगा ना। एक इलेक्शन तो फिर होगा कोई महीना डेढ़ की आप आगे का मेरे ख्याल में रख लें। तो अगर 14 मई है तो आप इसको जुलाई में देख लें, लेकिन बीच में आपका जो है बजट भी आने वाला है, तो बजट के लिए भी टाइम फिर चाहिए होगा। पिछले इलेक्शन 25 जुलाई को आई थिंक हुआ था जितना मुझे याद पड़ता है। तो महीना एक मेरे ख्याल में अगर मिल जाए, एक ज़ाहिर है उसके लिए सियासी कंसेंसस चाहिए और उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। बहरहाल जो भी है इसका हल इस सारे मसले का इलेक्शन ही है, वो तो मुझे कोई नजर नहीं आता। मई, अगस्त या अक्टूबर आपके ख्याल में? देखें अक्टूबर तो बहुत दूर हो जाएगा और मई सूबाई इलेक्शन तो फिर भी किसी न किसी लेवल पे पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन जनरल इलेक्शन पूरा का पूरा मई में मुश्किल लगता है 14 मई को। तो फिर ज़ाहिर बात आपकी जाके कोई जुलाई एंड या अगस्त पे जाके रुकेगी। जुलाई एंड में 2018 में इलेक्शन हुआ था, तो हो सकता है इस बार भी इसकी पॉसिबिलिटी बन जाए। अली मोहम्मद खान साहब, आपने बजट का जिक्र किया, IMF के पैसे अभी तक आए नहीं है। वो तो चलो आ जाएंगे, नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगी ज़ाहिर है वो इन पे अब इतना ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है मौजूदा हुकूमत का और IMF का। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो अगर हमारे साथ ना किया जाता ना, जो रजीम चेंज हुई है, तो उस ज़माने से हम ये बात कर रहे थे कि हमारी कोशिश ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। मेरी तो ये दुआ है कि ये जो हमारी हुकूमत आए और ये जो IMF का प्रोग्राम हो ये आखिरी हो और इसके बाद हम अपने पैरों पे खड़े हों ये मुल्क। और इसके लिए देखें, अगर हुकूमत ऐसी हो कि अवाम को उस पर एतमाद हो, लोग टैक्स भी देंगे, फॉरेन रेमिटेंसेस भी आएंगे जिस तरह आने शुरू हो गए थे, और इन्वेस्टमेंट भी आएगी, खड़ा हो जाएगा मुल्क। लेकिन मैं आपकी तरफ एक तवज्जो दिलवाना चाहूंगा अली मोहम्मद खान साहब आपकी एक और इशू की तरफ, क्योंकि सिंध की जो खबरें होती हैं ना उन्हें दबा दिया जाता है, उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। सिंध में ठट्ठा का इलाका है जहां पर गुज़िश्ता एक माह के दौरान 41 सुसाइड खुदकुशियां हो चुकी हैं अली मोहम्मद खान साहब, बट सैडली कोई उस पर कान धरने को तैयार नहीं है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल ने आवाम की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, उनका सर्वाइवल खतरे में है। नो वन इज कंसर्न। पॉलिटिक्स के ऊपर सबकी नजरें हैं, सियासत के ऊपर सबकी नजरें हैं। हकीकतन हमें पाकिस्तानियों को बचाना है, पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये देखें, ये तो मैं समझता हूँ हमारा अलमिया है। 2013 से मैं पार्लियामेंट में, और हम तो वकील लोग थे, तो सारे वकील तैयारी के बगैर तो अदालत में जाता नहीं है। तो मैंने जो देखा यहाँ पे सियासत में लगाई बुझाई और इल्ज़ाम और दशनाम बहुत ज़्यादा था। अवाम के जो असल मसाइल हैं उस पर पार्लियामेंट में ऐसी गुफ्तगू होना जिससे अवाम को कोई फ़ायदा हो। यानी कि देखें, आप पिछले 9-10 साल की आप उठा के देख लें पार्लियामेंट की स्पीचेस, बहुत कम आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड मिलेंगी। एग्रीकल्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, फॉरेन पॉलिसी पे, इन्वेस्टमेंट पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आपको मिलेगी। इस पे तुमने ये कहा, मेरे साथ ये हुआ, मैं ये करूँगा, फलाना हो जाएगा, और इसने ये कर दिया, और फिर आखिर में जो है जमहूरियत के वसीतर मफाद में बैठ जाते हैं। अवाम के मफाद में ये लोग पता नहीं कब बैठेंगे। तो जो सिंध की आपने बात की है, लेकिन आपने सिंध का ये मसला बयान किया है, एक और भी इशू है जो काफ़ी अरसे से एक चीज़ आ रही है कि जो कुछ हमारी बच्चियाँ जो मेडिकल कॉलेजेस में जो वहाँ एक सुसाइड का एक बात होती है, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। जो हमारी यूथ में ये चीज़ आ रही है, तो ये तब होगा ना जब उनको एक हुकूमत मिलेगी ऐसी जिस पे, और इस पे पीपल्स पार्टी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सिंध में थोड़ा वो कनी कतरा जाते हैं। ज़्यादा फोकस लाहौर पे, इस्लामाबाद पे होता है, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा टेररिज्म की वजह से। हमारा तो पश्तून थक गया है हमारे बच्चों के जनाजे उठा के, क्योंकि वो पश्तून बेसिकली सिर्फ लड़ने मरने के लिए पैदा नहीं हुआ। पश्तून जो है एक बड़ा काबिल एक अली मोहम्मद खान साहब, आपका ये पश्तून वाला सेंटिमेंट बलोच ट्राइब में भी है और सिंधियों में भी है सर। देखिए, तो सिंध जो है ना, सिंध अब उसमें खामोशी से जरदारी साहब जो है ना, वो जिस तरह नहीं होता, एक शरीर सा बच्चा क्लास में आखिरी कोने में बैठ के
सबकी आंखें नजरें बचा के बैठा होता है कि उस्ताद उससे होमवर्क ना पूछ ले। जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की मिसाल यही है। यहाँ पे हमारे बड़े मोहतरम कायरा साहब और बहुत से और उनके सीनियर्स जो है बड़ी बातें यहाँ पे होती हैं। सिंध की बात नहीं होती कि जनाब आप वहाँ 15-20 साल से हैं, क्या किया है आपने, दिया क्या कराची को? इस पर इनको जवाब देना पड़ेगा। अवाम अब सब समझते हैं वो पहले तब नहीं रही है। अली मोहम्मद खान साहब, खैर आपको देखकर बहुत अच्छा लगा है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं और आपने अच्छा हम लोगों को टाइम भी दिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अब कुछ जनाब बात हो जाए, पिछले महीने पंजाब भर में वज़ीर खेल वहाब रियाज ने तलहा एक रमज़ान स्पोर्ट्स सीरीज़ करवाई थी जिसमें मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया था। क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी समेत कई खेल खेले गए थे। क्रिकेट के अलावा बाकी खेल भी थे। मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर कि हमने क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों के लिए भी कुछ एहतमाम किया है। जी बिल्कुल किया गया था। और बैडमिंटन चैंपियन गजाला सिद्दीक जिन्होंने सिंगल डबल्स और मिक्स डबल में पहली पोजीशन हासिल की, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। गजाला, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो जनाब आपको एक बार फिर से मुबारकबाद कि आपने जनाबी चैंपियनशिप भी अपने नाम की है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका अपने मुल्क में, और ये ज़बरदस्त सीरीज़ जो कि आई थिंक सो पहली बार रमज़ान में करवाई गई है, कैसा लगा आपको? मुझे ये सीरीज आपने बिल्कुल ठीक ठाक कहा कि पहली बार ही करवाई गई है, और ये जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं या स्पोर्ट्स गर्ल उनके लिए बहुत अच्छा एक टूर्नामेंट था। एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो हमारे लिए उन्होंने रमज़ान में फर्स्ट टाइम जो उन्होंने मुनक्किद करवाया था, और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। हर गेम्स, उसमें 7 गेम्स थी और सातों की सातों गेम्स जो हैं वो बहुत अच्छी रही। और मैं बैडमिंटन खेलती थी और मैंने बैडमिंटन में दोनों टाइटल अपने नाम किए इस सीरीज में। अच्छा, तलहा को आप बैडमिंटन काफी पसंद है। मुझे एक सवाल पूछने देना सर। जी बिल्कुल। आप गजाला, आपको कैसा लगता है, आप एक ऐसे मुल्क में हैं जहां पर शैम्पू, डिटर्जेंट, साबुन, हर किस्म की ऐड में एक क्रिकेटर ही होता है और बैडमिंटन को तो कहीं देखा ही नहीं जाता, और आप इस मुल्क में बैडमिंटन चैंपियन है। अब क्या आपको महसूस होता है कि ये खेल बहुत निगलेक्टेड है पाकिस्तान में? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक जिस गेम का स्कोप है वो क्रिकेट का है। हर जगह क्रिकेट है और हर तरफ क्रिकेट के प्लेयर हैं। जो हमारे लोग भी जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनको जानते हैं वो सिर्फ क्रिकेट के हैं। तो बाकी गेम ताकि जो हमारी नेशनल गेम है हॉकी, उसका भी कहीं जिक्र नहीं आता। हम तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके हॉकी में, अल्लाह माफ करे। बस ये इसीलिए क्योंकि हॉकी पे इतना काम नहीं किया जाता, लेकिन अभी मैंने देखा है कि हर गेम में थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है। तो आप क्रिकेट नहीं खेलती क्या गजाला? नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेलती। थैंक यू यार, अल्लाह आपको खुश रखे, आपको बैडमिंटन में और तरक्की दे। मैं भी नहीं खेलता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि खुदा आप क्रिकेट को छोड़ो, किसी और खेल को पकड़ो ताकि दूसरे खेलों में भी कुछ आगे बढ़ सके। सैरिश बहुत क्रिकेट खेलती हैं। बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है हमारे मुल्क में। प्लीज अगर आप कहीं इजाजत तो इजाजत। अच्छा गजाला, मुझे ये बताएगा कि आपने अपना करियर स्टार्ट कब किया, कैसे किया, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने BS ऑनर्स किया है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में LCWU से। अच्छा। और मैंने स्कूल से ही स्टार्ट किया था। मेरा जो ग्रासरूट लेवल वो स्कूल से ही मैंने हल्का फुल्का खेलना स्टार्ट किया था। उसके बाद अंडर 16 की चैम्पियन हुई थी, तो फिर शौक पैदा हो गया जब चैम्पियन बनी अंडर 16 की। फिर मैंने रेगुलर खेलना शुरू किया, फिर अंडर 19 की भी चैम्पियन बन गई। फिर सीनियर्स में खेला और सीनियर्स में अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से मैं चैम्पियन बन रही हूँ। पहले डबल्स की बनी, फिर इसी तरह मिक्स डबल की बनी। कभी आपका तो कराची आना हो तो तलहा के साथ आपने एक सेट कहते हैं ना, खेल सकते हैं। हाँ, डबल मिक्स डबल्स की वैसे ही होता क्या है? सिंगल्स खेलेंगे, मैं मिक्स डबल्स में हार जाऊंगा मैं उनके साथ। वो सीनियर प्लेयर है, उनकी ज़्यादा इस वक्त एथलेटिक पोजीशन अच्छी है। गजाला, अगर आप बैडमिंटन प्लेयर ना होती तो क्या होती, और आगे का प्लान क्या है फ्यूचर में? क्या कोई इंटरनेशनल इवेंट्स में जाना है? आपको कोई स्पॉन्सर की ज़रूरत है? क्योंकि नॉर्मली सिर्फ क्रिकेट वालों को ही पैसा मिलता है, दूसरे खिलाड़ी तो हमेशा स्पॉन्सर्स ही मांग रहे होते हैं। वुड यू अपील टू पीपल हु आर वाचिंग यू राइट नाउ? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें कहीं भी इस तरह सपोर्ट नहीं की जाती है। हमें जितने भी हैं, जितने भी सपोर्ट हैं, वो सारे क्रिकेटर को ही जाते हैं। हमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं और वर्ल्ड में रैंकिंग उसी से बनती है, जो कि हम जा नहीं सकते इसीलिए क्योंकि हमारे पास कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है। इसलिए हमारी वर्ल्ड रैंकिंग भी बहुत नीचे है, क्योंकि हम टूर्नामेंट्स नहीं खेल सकते। उसके लिए तो सारी बात है वो चाहिए। जितने भी मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी पाकिस्तान के टॉप 6 टॉप 8 जितने प्लेयर्स हैं, गर्ल्स और बॉयज़,
उनको स्पॉन्सरशिप मिले ताकि वो वर्ल्ड में अपना नाम बना सके। ऑल द बेस्ट टू यू गजाला सिद्दीक, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। उम्मीद एंड जिस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी शैम्पू, डिटर्जेंट और दूसरी एड्स दूसरे खिलाड़ियों को भी दीजिए। सिर्फ क्रिकेट से प्यार ना कीजिए, पाकिस्तान पर रहम खाइए। रवि ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। कुछ बात करें, इस वक्त आप जानते हैं कि पाकिस्तान में स्पेशल वायरस आ गया है, मंकी पॉक्स। 2 पेशेंट्स डायग्नोस हो गए हैं। मंकी पॉक्स यकीनन एक ख़तरनाक वायरस है जिसकी जो सिम्टम्स हैं उसमें स्किन के ऊपर रैशेज़ हैं, उसके अंदर आपके बुखार है, सर में दर्द है, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मसल पेन, बैक पेन, लो एनर्जी। ये पहला जो केस आखिरी नज़र आया था हमें, वो लंदन में नज़र आया था 6 मई 2022 को। जो शख्स कैरी कर रहा था लंदन को, वो नाइजीरिया से आया था। और ये मंकी पॉक्स इसलिए कहा जाता है कि जो लोग बंदरों में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो बंदरों से इंसानों में वायरस मुंतकिल होती है। ये कंटेजियस भी है, फिजिकल कॉन्टैक्ट पे बढ़ती भी है, तो बिल्कुल एहतियात करें। गवर्नमेंट की तरफ से अलर्ट्स जारी किए गए हैं, खबरों में भी आप सुन रहे हैं। एयरपोर्ट्स के ऊपर भी एहतियात बढ़ती जा रही है। जो लोग मशकूक लग रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है। आप भी अलर्ट रहिए, बहुत ज़रूरी है इन वायरस से मिलकर लड़ना हम सब के लिए। बिल्कुल, आपने ज़रा ठीक कहा। और बड़े उसकी सिम्टम्स में बड़ी अजीब से स्किन पे कुछ चीज़ निकल आती है, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि एयरपोर्ट्स पे अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। होपफुली चीज़ें जो है वो वर्स्ट सिनेरियो की तरफ नहीं जाएंगी, बेहतर रहेंगी अगर हम सब मिलके काम करें। बिल्कुल, इंडिविजुअली हमें अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और अब कुछ बात हो जाए, गुज़श्ता दिनों कराची चिड़ियाघर में हथनी नूर जहां की हलाकत के बाद सोशल मीडिया पर बहुत से सारिफीन का ये मुतालबा है कि कराची चिड़ियाघर को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जानवर जंगलों में ज़िंदा रहते हैं, पिंजरों में ज़िंदा नहीं रहते। केजेस में तो वैसे ही वो परेशान, शक्लों से परेशान दिख रहे होते हैं। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने बताया कि नूर जहां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 माह बाद आएगी और उस वक्त ही कहा जा सकेगा कि मौत की असल वजह क्या बनी। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए डॉक्टर अनीसुर रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीस आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि क्या जो सिचुएशन पाकिस्तान में है जूज़ की, आपके ख्याल में वाकई बंद कर देने चाहिए? मैम, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जूज को के में जानवरों के जो हालात हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाकी दुनिया में भी ऐसे ही हालात हैं। हमारे कोई दूसरों से कोई ज़्यादा ख़राब नहीं और ज़्यादा बेहतर भी नहीं है। आपको पता है इस्लामाबाद का जू जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डायरेक्टिव्स पे 2019 और 20 में डायरेक्टिव आया था और फिर उस जू को बंद कर दिया गया था। और वहाँ पर हमारा जो हाथी था कावान के नाम से, उसको फिर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैम्बोडिया भेजा गया था, क्योंकि नज़दीक और कोई इस काबिल जगह नहीं थी जहां उसको भेजा जाए। अब देखें, जो जूज जो है ना, वो आप अगर इंसानी शक्ल में इस चीज़ को देखना चाहें, वो ये है कि जिस तरह के आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जेल में रख दिया जाए। और जेल में कोई भी इंसान कितने अरसे के लिए जिंदा रह सकता है? जो उसका नॉर्मल निज़ाम, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, वो सारा का सारा तब्दील हो जाता है, टोटली चेंज हो जाता है। आपको यानी कि हाथी की अगर हम बात करें, क्योंकि आपने हाथी की बात की अभी, तो अब ये हाथी नॉर्मली दिन में 15, 18, 20 किलोमीटर हर रोज चलता है। और उसको अगर आप कन्फाइन कर दें एक आधे कनाल में या एक कनाल के प्लॉट में और उसको रोटी दे दिया जाए, उसकी वर्जिश हो जाती है ज़ीरो। और उसमें एक ये हर्ड मेंटालिटी में, एक फैमिली में, जिस तरह हम फैमिली में रहते हैं ना, वालिदैन होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर हमारे बच्चे होते हैं, वो इसी तरह हाथी जो है वो एक फैमिली यूनिट में चलते हैं। फिर उनको आप अकेला कर दें, फिर एक आध, इस्लामाबाद में तो खैर वो कई सालों से बिल्कुल कावान अकेला था। तो मतलब आप सोशली उसको, यानी कि उसको बिल्कुल आप उसके सेंसेस को फारग कर देते हैं, सोशली उसको जीरो कर देते हैं, तो वो जानवर की जिंदगी क्या रह जाती है? मतलब वो बिल्कुल जंजीरों में झटका हुआ एक प्रिजनर होता है सारी जिंदगी। उसके अलावा डॉक्टर अनीस, हमने ये भी देखा है कि अगर जानवर जख्मी है तो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, जगह जगह उनकी बॉडी पर जख्म है, उन पर मक्खियां बैठ रही हैं, बेचारे परेशान हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, सिचुएशन बड़ी वर्स्ट है। मैम देखिए, दूसरी चीज ये है कि हमारे पास जो है ना वाइल्ड लाइफ वेटनेरियन जो है ना, जो वेट होता है, जो डॉक्टर होता है जानवरों का, वो तो वाइल्ड लाइफ वेटनेरियन तो है कोई नहीं।
हमारी सारी ट्रेनिंग जो है वो डोमेस्टिक जो है ना, वो मुर्गियों के लिए, बैल जानवर, बकरी, इनके लिए जिनकी हमारी ज़रूरत होती है, आए दिन हमारी जो ज़रूरत होती है वो इन चीज़ों, तो हमारी सारी ट्रेनिंग जो होती है ना वो इन चीज़ों के लिए होती है, हमारी वेटनेरियंस की। वाइल्ड लाइफ का तो काम पाकिस्तान में ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ वेटनेरियंस होते नहीं है। ताकि तो जब इन जानवरों को जूज में कोई बीमारी होती है तो वो जो बेचारा वेटनेरियन होता है, जो थोड़ा बहुत उसका एक्सपीरियंस होता है ना चंद सालों का जू का, वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। जिसकी वजह से अब आपने देखा इस्लामाबाद में भी जब ये मसला आया था जू में, तो हमें बाहर से यही 4 पॉज की टीम, डॉक्टर आमिर खलील की टीम, डॉक्टर गोरिट्स की टीम, ये जर्मनी और बाहर से आए थे। तो हमें फिर इन लोगों से इसका फायदा लेना पड़ता है कि बाहर से आके मदद करते हैं। हमारे पास, जिस तरह आपने फरमाया, हमारे पास इनको सेहतियाब करने के लिए कोई हालात है ही नहीं हमारे पास। अनबिलीवेबल, वेरी शॉकिंग डॉक्टर अनीस, अल्लाह हम पे रहम फरमाए। ये बताइएगा कि अब जो मधुबाला है, जो दूसरी हथनी है हमारे जू में, कराची जू में, आप समझते हैं कि वो सरवाइव कर पाएगी ट्रॉमा के बाद या नहीं? एंड सेकेंडली, जो आपने बात की कि हमें जूज बंद कर देने चाहिए, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या वजह है कि एनिमल राइट्स एसोसिएशन, जो NGOs, WWF वगैरह वगैरह वगैरह, क्यों ये आवाज़ नहीं उठा पाए अभी तक इंटरनेशनल फ्रंट पर? क्यों अभी तक पीछे हैं? क्यों अब तक दुनिया भर में जूस बंद करने के लिए कोई सही मुहिम नहीं चलाई गई? डॉक्टर अनीस, देखिए, पहली आपने बात की ना कि जो मधुबाला वाली बात थी, देखें, द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दैट शी हैज गॉन थ्रू इज, जिसे कहते हैं ना, इट इज अनइमेजिनेबल। कि एक तो वो अकेले से वो, सॉरी मैं शुरू यहाँ से करता हूँ कि ये हाथी जो होते हैं ना, सबसे पहले इनको वाइल्ड से निकाला जाता है, अपनी माँ से बिल्कुल चंद महीनों के होते हैं, ये बहुत होगा तो 1.5 साल के होंगे, इनको अपनी माँ से जुदा कर दिया। ये इतने ही हसास और सेंसिटिव हैं जितने आप और मैं हूँ। आप इमेजिन करें कि उस बच्चे को अपनी माँ से अलहदा कर लें, फिर उसको आप एक पिंजरे में बंद कर दें। मतलब उसके DNA में ये लिखा गया है कि वो किस तरह वो दिन में 20 घंटे वो खाता है खाना, पानी कितना पीता है, चलता कितना है, उसकी फैमिली रिलेशन, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं आप। तो और फिर जो हिस्टोरिकली जूज वर मेंट के जी दुनिया में लोगों को एक नुमाइश के तौर पे कभी चीज़ दिखाने की ज़रूरत पड़ती थी, तो इसलिए आप उन जूज को खोलते थे। अब जो है वीडियो का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, ये सारे जानवरों को अपने नेचुरल हैबिटेट में आप देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको हाथी का बहुत देखने का शौक है तो आप थाईलैंड चले जाएं, आप श्रीलंका चले जाएं, आप वियतनाम चले जाएं तो हाथी देख लें। आपको राइनो देखने का शौक है तो आप हिंदुस्तान चले जाएं। डॉक्टर साहब, ये बिजनेस है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए जूस खुले में, और लोग सस्ती टिकट में जाके बच्चों को दिखाते हैं। यूट्यूब पे देखना तो आजकल हर कोई अफोर्ड कर सकता है। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। देखें जी, अगर आपने जानवर को देखने का इतना शौक है, सबसे पहला काम तो आप करें, आप अपना टीवी ऑन कर दें, ठीक है ना, नेशनल ज्योग्राफिक देख लें। एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो वहाँ पर एनिमल राइट्स का जिक्र करना मुझे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हकीकतन दुनिया को बचाने के लिए, अपने नेचुरल हैबिटेट को बचाने के लिए, इन जंगलात को बचाने के लिए हमें इन सारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूकात को भी बचाना है। तो उनको मैंने इंटरप्ट किया था। डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैम देखें, आई थिंक दैट दिस इज, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक बात हमें नहीं करनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स के इशू सारी दुनिया में होते हैं, एनिमल राइट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। और जिस तरह मैंने बताया कि मधुबाला को जो स्ट्रेस हुआ है, जो ज्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ, उसके आंखों के सामने उसके साथी जो है वो बीमार होकर किस तरह फौत हो गया, अब उसको एक जरा बेहतर कंडीशन में ले जाया गया है। सो दैट इज, उसके लिए जरा सी बेहतरी आई है इसमें। मगर देखें, आप उसको 2 एकड़ 4 एकड़ की बात नहीं होती। इसको जो हमने जब कंबोडिया भेजा था तो हमने उसकी असेसमेंट करवाई थी, वो 250,000 एकड़ की जगह है उसके पास। इतनी खुली जगह जहां वो अपने मर्जी से खुराक खाए, पानी पिए और सैर करे। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर नीस, अभी जो इनके लिए सोचा गया है इनिशियली, वो ये सोचा गया है मधुबाला के लिए कि इसको सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाए। मैंने सफारी पार्क देखा है, वहां पर भी केज, आप तो कैनाल की बात करें तो छोटी सी जगह है जहां पर मतलब 2 हाथी जिन्हें रखा गया है, वो भी डिवाइड किया गया है केज को, वहां में मधुबाला को शिफ्ट करने का सोचा गया है। जी मेरी बहन, वो ये उसके जुल्म में फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इनको सेंचुरी में भेजना चाहिए।
इनको देखें, ये सिर्फ अगर हम हाथी की बात करें ना, दिस इज नॉट, जितने भी जानवर होते हैं ना, आप जितने भी जानवरों की बात करें, आप जूज में ज़ेबरा की बात, आप टोटेली, मैं छोटी सी बात, मैं तोते की बात कर लेता हूँ। तोता एक परिंदा है जो बहुत कॉमनली हमारे घरों में लोग शौक से रखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये तोता आया कहाँ से। मैं अगर आपको बता दूं ना ये तोता आया कहाँ से, तो शायद आपके आंखों में आंसू आ जाए। यकीनन बहुत बहुत दूर से सफ़र करके माइग्रेट करके आते हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर अनीस, मुझे वो मूवी याद आ रही है प्लैनेट ऑफ द एप्स, जिसमें बंदर दुनिया पर काबिज हो जाते हैं और इंसानों को पिंजरों में बंद कर देते हैं। इस वक्त भी इंसानों को पिंजरे में बंद करने की ज़रूरत है ताकि इनको एहसास हो कि हम इंसान, हज़रत इंसान दूसरी मखलूक़ात के साथ और जानवरों के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार किया है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर अनीस, प्रेशियस टाइम। यकीन उम्मीद करते हैं कि अब कुछ एहसास हो हमारी इंतज़ामिया को और बाब अख्तियार को कि जानवरों को पिंजरों में बंद ना करें, नेचुरल हैबिटेट को, जंगली हयात को, जंगलों को जिंदा रहने। अच्छा, वैसे मुझे तला एक बात और समझ नहीं आई कि आई थिंक सो साउथ अफ्रीका ने हमें डोनेट भी किए हैं 2 हाथी। सोशल मीडिया पे खबर कल परसों से काफ़ी गर्म है और उस पर लोग, श्रीलंका था शायद, लेकिन उस पर ये मुझे अफसोस हो रहा था कि लोग कह रहे थे कि ये मिजरेबल डेथ के लिए इनको भी जनाब भेज दिया गया है। हकीकतन यही सच है, कड़वा सच है। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। अब इस कड़वे सच से हट के कुछ मीठी मीठी बात कीजिए। मीठी ईद गुजरी है, सैर फिल्मों की दुनिया में लेकर चलिए हमें। बिल्कुल जनाब, सिनेमा घरों की जीनत बनी है बहुत सारी फिल्में, लेकिन अफसोस ये कि कोई भी फिल्म बड़ा बिजनेस नहीं कर सकी है। जो फिल्में रिलीज हुई उनमें से 4 उर्दू, 3 पंजाबी, पश्तो और अंग्रेजी फिल्में भी शामिल है, लेकिन ये फिल्में भी लोगों की बड़ी तादाद को सिनेमा घरों तक नहीं ला सकी हैं। लेकिन सैरिश ने 3 पंजाबी फिल्में देखी। सॉरी, मैंने एक भी पंजाबी फिल्म नहीं देखी थला। अब मेरा ख्याल है कि आपने प्लान बनाया होगा, नहीं चले कामयाब हो पाया, नेक्स्ट टाइम सही। हुए तुम अजनबी की बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नुमाइश इस वक्त जारी है और मोइन जुबैर हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है मोइन, लोग क्यों नहीं निकले फिल्में देखने के लिए, क्या समझ आई आपको? अस्सलामुअलैकुम। बिल्कुल लोग उस तरह नहीं निकले इस बार जिस तरह निकलना चाहिए। और वैसे भी ईद वाले दिनों में एक्सपेक्ट यही किया जाता है, जो प्रोड्यूसर्स फिल्म को रिलीज करता है, कि ईद के दिनों में छुट्टियां होती हैं, लोग एंजॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो फैमिलीज या दोस्त जो हैं वो सिनेमा जरूर आते हैं। लेकिन इस बार उस तरह का बिजनेस फिल्में नहीं कर सकी। 4 फिल्में थी जो उर्दू फिल्में हैं, जिसमें मनी बैक गारंटी इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त बिजनेस कर रही है। दूसरे नंबर पर हमने देखा है कि हुए तुम अजनबी जो जर्नलिस्ट हैं कामरान शाहिद साहब, उन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस की। इसके अलावा जो दीगर फिल्में हैं जिसमें दौड़ फिल्म है वो भी अच्छा बिजनेस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ लोगों ने उस तरह इंटरेस्ट शो नहीं किया, इसके साथ साथ जो फिल्म बनाने वाले हैं उन्होंने भी फिल्म को उस तरह मार्केट नहीं किया जिस तरह हर साल किया जाता है। आपने कौन कौन सी फिल्में देखी? मैंने मनी बैक गारंटी और हुए तुम अजनबी। आप इन दोनों का मुझे रिव्यू दीजिए प्लीज। अच्छा, हुए तुम अजनबी में सबसे अच्छी बात ये रही कि जो हमारी हिस्ट्री है सकूते ढाका से मुतल्लिक, उसको बड़ी अच्छी तरह उन्होंने फिल्म के जरिए दिखाया लोगों को। और जाहिरी बात है एक अच्छी चीज तो नहीं थी सकूते ढाका, लेकिन उसको रोमांटिक जो कहानी है मिकाल जुल्फकार और सादिया की, उसके साथ रिलेट किया गया है। तो लोगों ने शाहिद साहब का भी, शाहिद साहब इससे पहले मुझे लगता है रोमांटिक आदमी है, तो उन्होंने वहां पर भी लव एंड टोक्यो और ढाका में शुरू कर दिया जंग के दौरान। वो जरूरी होता है ना मुझे थोड़ी रेटिंग लाने के लिए ना, कमर्शियलाइजेशन करनी जरूरी होती है। प्यार, इश्क और मोहब्बत और लव स्टोरी बहुत जरूरी होती है ताकि कोई रोमांटिक गाना भी बीच में घुसाया जा सके। मनी बैक गारंटी कैसी थी मोइन? मनी बैक गारंटी भी बड़ी अच्छी फिल्म रही। इसमें जो वसीम अकरम साहब हैं उन्होंने अपनी अहलिया के साथ डेब्यू किया। कपड़े तो नहीं धो रहे थे वो फिल्म में कहीं? नहीं, जबरदस्त दिखे ना, कपड़े धोते तो सीन मुझे नहीं उस फिल्म में नजर आया, लेकिन वसीम अकरम साहब की जो अदाकारी है अपनी अहलिया के साथ उन्होंने अच्छी निभाई सिल्वर स्क्रीन पर। गो के एक मुश्किल काम होता है, लेकिन जब आप इतने अरसे कैमरा पर रहे हो और आपने एड्स भी किए हो, तो शायद मेरे ख्याल में वसीम अकरम साहब ने अपनी जो एक्टिंग आ जाती है। और एड्स में इतनी बार कपड़े धोते हैं ना कि मुझे लगता है ऐसे वो तैयार हो गया। क्या आप तैयार है एकदम से कपड़े धोने के लिए? तो वो मुझे लगता है कि एड्स की वजह से उनकी एक्टिंग बहुत इंप्रूव हुई है। लेकिन
सैडली स्पीकिंग इतनी अच्छी फिल्में आई इतने ऑप्शन से, लेकिन बिजनेस ना हो सका। क्वाइट ऑब्वियसली परचेजिंग पावर, लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं रही है, वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं बच रहे हैं ईदी देने के बाद मूवीज देखने के लिए। मोइन तलहा, मैं जी बिल्कुल मैं यही बात करने लगा था। अब मनी बैक गारंटी है, इसने अब तक जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन हुई है पाकिस्तान के अंदर, इसने 6 करोड़ से जायद का बिजनेस कर लिया है, और इंटरनेशनली अगर सम अप कर लें तो 10 करोड़ से जायद का बिजनेस मनी बैक गारंटी जो है अब तक का कर चुकी है। लेकिन इसमें एक और चीज़ देखनी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास महंगाई की वजह से परेशान हुई है, बल्कि जो एलीट क्लास है उसको भी महंगाई ने काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है। उसकी मिसाल एक ये है कि हर साल जब ईद पर फिल्में आती हैं तो ये फिल्म बनाने वाले बड़े बड़े प्रीमियर्स करते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ एक फिल्म का प्रीमियर लाहौर में हुआ जिस फिल्म का नाम था दौड़, और एक फिल्म का प्रीमियर कराची में हुआ जिसका नाम था मनी बैक गारंटी। इसके अलावा मैंने पाकिस्तान में कहीं भी फिल्म प्रीमियर इस बार नहीं देखा। हुए तुम अजनबी का कभी ना सिर्फ लाहौर, छोटा सा प्रीमियर हुआ था दादल फिल्म का जिसमें हम लोग गए थे ईद पे, कराची में हुआ था। जी कराची में सिनेपैक्स में यहाँ पर हुआ था। लेकिन कुछ एलीट ऐसे हैं मोइन जो अब भी जा रहे हैं फिल्मों के प्रीमियर के ऊपर और चेक करने के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो। कुछ एलीट ऐसे हैं, सर इसको कम ना समझिए मोइन। नहीं बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच मोइन फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन उतना इंप्रेसिव बिजनेस इसलिए नहीं देखा जा रहा क्योंकि लोग पहले से परेशान हैं, ईदी के पैसे पूरे हो नहीं रहे हैं, फिल्मों के पैसे कहां से बचाएं, क्योंकि इस ईद के बाद बच्चे रईस और माँ बाप गरीब नजर आते हैं। ये जो इन्होंने मेरे साथ अभी बात की है ना एलीट वाली, मैं ब्रेक लेती हूँ, उस पर इनसे पूछती हूँ कि ये किस चक्कर में इन्होंने ये बात कही है। आपसे मिलते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। दादल के प्रीमियर पे जा रही हैं और कह रही हैं मैं एलीट नहीं हूँ। अनबिलीवेबल। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और हम जानते हैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू दैट इज ब्रेन ड्रेन। पिछले साल रिकॉर्ड नंबर लोगों ने पाकिस्तान को अलविदा कहा। 7,65,000 लोग एक साल में पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क मुकीम शिफ्ट हो गए। इस साल भी जो पहले 2 महीनों के नंबर्स आए हैं, लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा चुके हैं। वजह यह है कि रुपए की गिरती हुई कदर, मुआशी हालात, बेरोजगारी, महंगाई। हर कोई डॉलर कमाना चाहता है, फॉरेन करेंसी में कमाना चाहता है ताकि यहाँ पर बोथ हैंड्स मीट कर सके, अपने खर्चे पूरे कर सके। लेकिन होता यह कि एक तो इमिग्रेशन के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। लोगों के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। कितना आसान हो गया है बाहर जाना, कितना ज़रूरी हो गया है बाहर जाना, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कितनी तालीम आपके पास कम से कम होनी चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इमिग्रेशन एक्सपर्ट मौजूद हैं, बड़े मशहूर हैं, आदिल इस्माइल साहब। उनको वेलकम कहेंगे दुनिया बोल है में। आदिल साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। पहला सवाल, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं बाहर जाने के लिए? आपके पास कितनी तालीम और कितना पैसा होना चाहिए? देखिए, 2-3 तबके हैं। पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है। एक है बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एक होते हैं स्किल्ड प्रोफेशनल्स और एक होते हैं लो स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ठीक है, हमारा जो मोस्टली काम होता है, लोगों को जो आगाही देना होता है, वो एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स के लिए होता है। तो प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम एक 3 to 4 years की बैचलर्स डिग्री आपके पास होने चाहिए, और साथ में आपके पास तजुर्बा कम से कम 16 साल की टोटल एजुकेशन। जी हाँ, ऐसे ही 15 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कंट्रीज आप अप्लाई करें। लाइक कनाडा की डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट है, बट मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि 16 साल की आपके पास बैचलर्स डिग्री हो। मास्टर्स होगी तो ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। एंड देन आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है या प्रोफेशनल आपके पास क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है। मिनिमम भी आपके पास 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कई जगह पर आपको 3 साल तक की भी दरकार होती है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। लैंग्वेज असेसमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहते हैं, तो अगर आपकी इंग्लिश ही अच्छी नहीं है तो फिर भी आपको मुश्किल होगा। आपने PhD भी किया है, लेकिन आप आइल्स में जो पैमाने हैं इंग्लिश को नापने के, अगर आइल्स में या PTE में या CAE में अगर आप वो दर्जा नहीं ले रहे हैं, तो तब भी आपके लिए मुश्किलात होगी, क्योंकि आप ही के लिए बेहतरीन है। वो बैंड्स का चक्कर होता है, और उसके बाद अगर मिनिमम भी बेंचमार्क है 6 in each, दैट इज कॉम्पिटेंट लैंग्वेज। प्रोफिशिएंट होने के लिए आपको 7 in each चाहिए।
अक्सर लोग सवाल करते हैं कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कनाडा की खासतौर पर जब बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो कहते हैं कि भाई 6 इन ईच है, तो आप हमें एडवाइस क्यों कर रहे हैं 7 की? कई जगह पर हम करते हैं 7 करना लाजमी हो जाएगा। देखिए हर ऑक्यूपेशन, हर प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, उसको जांचना बहुत पहले ज़रूरी होता है। मैं आपको एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया अगर हम बात करें, आजकल ऑस्ट्रेलिया बहुत कोविटेड हुआ है, लोग ज़्यादा जाना चाह रहे हैं, रिलैक्स पॉलिसी है, वेदर अच्छा है, ये सारी हम बात डिफाइन कर रहे होते हैं। तो जब ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने जाए कोई अकाउंटेंट आएगा तो अकाउंटेंट के लिए लाजमी है कि स्किल असेसमेंट करवाएगा वो अपना। स्किल असेसमेंट एकेडमिक IELTS 7 के बगैर या PT 65 एंड अबव के बगैर नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लें। क्लियर हो गया। एजुकेशन 16 ईयर, IELTS अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। पैसा कितना होना चाहिए जेब में इस्माइल साहब? लेट्स टॉक बिजनेस। हाँ, कनाडा के लिए अगर बात करेंगे तो एक सेट पैमाना है जो गवर्नमेंट ने रखा है। कितना? अप्रॉक्सीमेटली अगर सिंगल बंदा अगर अप्लाई कर रहा है तो $13,000 कैनेडियन डॉलर आपके पास होने चाहिए। $13,000 कैनेडियन डॉलर कम से कम होने चाहिए कनाडा जाने। लेकिन अगर आप 200 से भी ऊपर लगा लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 26 लाख रुपए से ऊपर की बात है। अब मेरे ज़हन में सवाल है, उनके अभी तलहा ने बिल्कुल इंट्रो में बताया कि बहुत सारा ऐसा तबका है, खास तौर पर यूथ जिनके पास डिग्रीज हैं और वो यहाँ से जाना चाहते हैं, तो वो तालीम याफ्ता तबका जो कि डिग्रीज भी हैं उनके पास और यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए इमिग्रेशन के क्या ऑप्शंस या क्या मौके राइट नाउ मौजूद है? राइट नाउ तो 2 ही हैं इस वक्त जो मेनली हम काम भी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। स्किल प्रोफेशन के लिए मैंने इसलिए वाज़ेह कर दिया था कि स्किल प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर, ये दोनों तबकात जो हैं वो ज़्यादातर ऑप्ट भी करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं, दोनों की इंडेक्सिंग पासपोर्ट पे भी सेम है और कम वेश आप कहना चाहिए जैसे कनाडा की जो आबादी है वो 40 लाख के ऊपर है और ऑस्ट्रेलिया भी कम है, 27 लाख रुपए के करीब जो है ना उसकी आबादी है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा डिमांड है और वहाँ पर जैसे अदालत ने भी कहा जैसे कि जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, लेकिन उसका अल्टीमेटली बेनिफिट पाकिस्तान को है। 80 मिलियन से ज़्यादा रेमिटेंस आती है, बट ये एक्सीड करेगी 1 मिलियन से ज़्यादा अगले कुछ दिनों। आदिल भाई आपने बताया $13,000 फॉर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए कितने पैसे चाहिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छी बात है ये कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 189 जो स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा क्लास होती है उसके लिए कोई प्रूफ ऑफ फंड्स की ज़रूरत नहीं है। कोई ऑस्ट्रेलिया में किसी एंकर वैंकर की जॉब आ रही है क्या वैसे सर? मैं आपको बिल्कुल डिफाइन करूंगा कि एंकर वैसे लगता है इंटरनेशनल स्टाइल का ही हूं। जी, मैं एक वाहिद कंसर्न जो ये आगाही देता है कि मेरे पास प्रोड्यूसर्स भी हैं और मेरे पास जो है ना मीडिया प्रोफेशनल्स भी हैं जो अप्लाई करें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑक्यूपेशंस की तादाद बहुत ज़्यादा है और आप फिट इन हो जाते हैं, लाइक प्रोड्यूसर हो, चाहे एंकर हो, चाहे रिपोर्टर हो, बहुत सारा है, बट प्रोवाइडेड किया यू आर कंप्लाइंग द रिक्वायरमेंट्स। अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं और आपका ऑक्यूपेशन इन डिमांड है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम बताते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि मैंने ये देखा है, क्योंकि हमें अक्सर लोग मिलते हैं। नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कराची से शो कर रही होंगी, मैं ऑस्ट्रेलिया से, हम लोग कर लेंगे शो फिर भी। नहीं, इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे, आप जाने वाले बने बस। मैं रेडी हूँ, बस आदिल भाई से दोस्ती होनी है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि लोगों का इतना बड़ा ये प्रॉब्लम है कि किसी एजेंट ने उनका 14 लाख खा लिया, किसी ने 20 लाख खा लिया। मुस्तनद इमिग्रेशन कंसल्टेंट कहाँ से तलाश करें, इंतखाब कैसे करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ, इसको बहुत ज़्यादा आगाही तो हम दे रहे हैं, मैं हर प्लेटफॉर्म से भी देता हूँ और ये खासा भी रहा है मेरा कि ये बताया जाए लोगों को। एक तो फ्रॉड हो रहा है और बहुत अज़ल से हो रहा है, अब तक चलता रहेगा, आप रोक नहीं सकते इसको। एक तो इसकी बड़ी वजह है, ख़ासतौर पर अगर मैं बीइंग पाकिस्तानी भी और कंट्री बेड भी अगर मैं बात करूँ कि हमारे लोग बड़े मासूम हैं, ड्यू डिलिजेंस नहीं करते। गाड़ी ख़रीदने जाएंगे ना तो पूरा ऊपर नीचे आगे सब चेक कर लेंगे, लेकिन जब कैरियर का सौदा करने जाएंगे ना तो बराबर वाले को भी नहीं बताएंगे क्योंकि उसको पता चल जाएगा तो नज़र लग जाएगी या फिर वो खुद भी कोशिश शुरू कर देगा तो मेरा काम है। हाँ, तो वो आगे तो हम थोड़ा पहले कोशिश ये होती है कि टांग ऊपर से खींच लें। तो इस वजह से जो है ड्यू डिलिजेंस जब आप नहीं करते हैं तो आपको फ्रॉड्स मिलते हैं और ख़ासतौर पर ऐसे हजरात जो मार्केट में हैं, जो आजकल जो सबसे ज़्यादा पैंडेमिक के बाद कोई काम अगर चल भी रहा है तो शायद मुझे लगता है कि कंसर्न्स का ही चल रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा, जैसे आपने भी इंटरव्यू में कहा कि 8 लाख लोग चले गए हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या चांदी हुई होगी लोगों की। बट उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ना हर बंदा कंसर्न बन रहा है। ऑथराइज कनाडा में खासतौर पर, कनाडा ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा लोग जो है ना वहाँ पर बेनिफिट ज़्यादा है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और दुनिया का सबसे ज़्यादा वेलफेयर जो है ना वहाँ पर आपको मिलती है। तो कनाडा जब जाते हैं तो आप रजिस्टर्ड अनऑथराइज कंसर्न्स को चेक ही नहीं करते। बहुत आसान है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स बनी हुई है कनाडा की, ये आगाही नहीं मौजूद है। अगर आज भी आप जाकर मेरा नाम ऑथराइजेशन के अंदर चेक करेंगे तो नज़र आना चाहिए, अगर नहीं है तो इसका मतलब नहीं। और साथ में जो मैं अक्सर आगाही देता हूँ कि आपकी सक्सेस स्टोरी, जब आप 20 साल से अगर काम कर रहे हैं, 20 साल पहले का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, दरमियान का क्या है, आखिर में क्या है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए और ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन? देखिए, मैं प्रेफर करता हूँ कि एज जो है वो 45 बिलो होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में तो क्लियर कट है 45 बिलो ही होगी तो जितनी ज़्यादा होती है आपके चांसेस कम हो जाते हैं। बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो आजकल यंग कंसर्न्स आ जाते हैं तो वो क्योंकि वो काम नहीं करते हैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के ऊपर।
प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम कनाडा का ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आपके पास अगर एज भी ज़्यादा है तो आप क्वालिफाई करते हैं। हमारे बच्चों के सक्सेस स्टोरीज भी हम आगाही भी देते हैं, लोग नहीं काम करते तो वो कहते हैं फेडरल का तो ये रूमर हर जगह पहुँच जाती है कि 29 साल के बाद तो पॉइंट्स गिर रहे हैं। भाई गिर रहे हैं, लेकिन हर बंदा 29 साल और उससे नीचे वाला तो नहीं अप्लाई करेगा सर। वो लोग कहाँ जाएंगे जो मिड, जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है और वो 40-44 के अंदर हैं, तो उसके ऊपर सस्कैचुअन की इमिग्रेशन है, नोवा स्कॉटिया की, एल्बर्टा की, ये वो हैं जो कम पॉइंट्स के ऊपर आपको लेते हैं। मैं आपको आज नाज़रीन को भी बता दूं कि अगर किसी को नहीं मालूम है, एल्बर्टा का प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम लोगों को सेलेक्ट करता है उन लोगों का जिनके 300 प्लस पॉइंट्स हैं। मैं आ रहा हूँ आपकी बात आदिल भाई, ये बताएं आदिल भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने हमें ये तो बता दिया कि अगर आप वहाँ जॉब करने जा रहे हैं तो मिनिमम अमाउंट आपकी जेब में क्या होना चाहिए। अगर आप वहाँ बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई जनरल स्टोर खोलना चाह रहा है, कोई पेट्रोल पंप खोलना चाह रहा है, कोई पान का खोखा लगाना चाह रहा है, तो कनाडा में मिनिमम अमाउंट क्या चाहिए? व्हाइट कॉलर जॉब सोचें तला। चलें ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम अमाउंट क्या होना चाहिए? लेकिन दोनों का आपको बताता हूं, शुरू में चूंकि आपने कनाडा के पूछा, एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स होता है, आप किसी प्रोग्राम स्ट्रीम के तहत जाएंगे। ठीक है। अगर आपने कोई दुकान भी खोलनी है या बिजनेस भी आपने करना है तो उसके स्ट्रीम्स होंगे। एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स होते हैं, या तो इन्वेस्टर कैटेगरी होगी, वो बहुत हाई कैटेगरी होगी। एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम जो होते हैं बिजनेसमैन के लिए होते हैं, या सीनियर मैनेजर्स जिनके पास, जिन्होंने बहुत अच्छा GM लेवल पर, CO लेवल पर काम किया, वह सीनियर मैनेजर्स हैं और उनके पास एक खास नेटवर्थ है, स्टार्टिंग फ्रॉम 500,000 to 600,000 to 800,000। ये लिमिट्स हैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस की मुख्तलिफ। ऑन्टेरियो में अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की वीज़ा लेना चाहते हैं, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, 5-8 लाख डॉलर, ग्रेटर टोरंटो के लिए $8 की नेटवर्थ होना चाहिए। नेटवर्थ 16 करोड़ रुपए से ऊपर की आप बता दिखाने होते हैं। नेटवर्थ इज लाइक आके ना कॉम्बिनेशन ऑफ योर लिक्विड एसिड एंड जो आपका फिजिकल एसेट होता है, तो वो आप अपना और मिसेस के साथ भी अगर है तो मिलाकर भी बता सकते हैं। ये हो गया। साथ में आप जो बिजनेस प्रपोज करेंगे वो कम से कम भी जो रिक्वायरमेंट है कनाडा की $2 की है। क्या आप $2 प्रपोज करके जाकर वहां पर सबमिट करेंगे? इसमें देखिए बात ये है, ऑस्ट्रेलिया में और ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया का जी, मैं ऑस्ट्रेलिया का बता देता हूँ। वहाँ पर 188 वीजा क्लास है, इनोवेटिव बिजनेस आइडिया होना चाहिए, $1.25 मिलियन की नेटवर्थ होना चाहिए, 12,50,000। आदिल साहब गरीब बंदा बाहर नहीं जा सकता, दैट मींस गरीब बंदा बाहर नहीं जा सकता। सैरिश आपकी 2-4 डायमंड रिंग्स काम कर देंगी। तला मैं तो जा ही नहीं रही ना अभी फिलहाल, मेरा प्लान नहीं है। आपने तो पंप लगाना है वहाँ पे, पेट्रोल पंप खोलना है, क्या करना है? मैं पान के खोखे से भी खुश हूँ, मुझे बस वहीं खोलना है, डॉलर कमाना है, रुपए में मजा नहीं आ रहा। देखिए बाहर वाले में ये बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ पर स्टेटस जो है ना कॉन्शियस नहीं होता है, चाहे आपके पास मर्सिडीज है। वहाँ पाकिस्तानी पोछा लगाते हुए भी इज्जत महसूस कर रहा होता है, पाकिस्तान में वो कचरा डस्टबिन में फेंकते हुए बेइज्जती महसूस कर रहा होता है। जहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, वहीं जाके करेगा। असल में लॉ की कमी है और शऊर की कमी दोनों। वो शऊर जो है वो ऑब्वियसली ऊपर से दही में दिया गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम यही चीज़ जो है वो UAE में जाके ही बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, जहाँ पर लॉ होता है वहाँ पर। अच्छा, आप बिल्कुल गाइड कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बातों से पता चलता है कि आप बड़े अच्छे कंसल्टेंट हैं। लेकिन मैं एक बात सोचती हूँ कि अक्सर वो लोग जिनके पास कैपिटल होता है या फिर पैसा अच्छा खासा बैंक्स में पड़ा हुआ है, वो तो अप्लाई करते हैं, उनका हो जाता है, वो चले भी जाते हैं। जो तबका नहीं कर सकता या फिर फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है और यहाँ से जाना भी चाहता है, उसके लिए आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी ऑप्शन है कि वो बाहर चला जाए। देखिए मराहिल हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उनको तय करने पड़ेंगी, कुछ चीज़ें जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने पड़ेंगी। देखिए एक तो बड़े वाजिब बात है, अगर मैं कुछ चीज़ खरीद नहीं सकता हूँ तो मैं नहीं खरीदूंगा, ये तो बड़ी वाजिब बात है ना। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल करता है कि यार मेरे पास कम है, तालीम अगर कम है या दूसरी चीज़ें नहीं मैं पूरी कर पा रहा हूँ, तो फिर उसके लिए या तो वो उसकी तकदो करें, कोशिश करें उसकी। अच्छा मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। से सपोज एक ऐसा इंडिविजुअल है कि जो क्वालिफाइड भी है, 16 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है उसका, वो किसी मुनासिब सी कंपनी में प्राइवेट जॉब करता है, उसकी 50,000 तक सैलरी होगी, उसके पास कोई बैंक बैलेंस ऐसा सच नहीं है, किसी से उधार पकड़ के जाएगा, अगर जाएगा तो उसको आप क्या मशवरा देंगे अगर वो यहाँ से जाना चाहता है? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके लिए तो सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा, तला को आंसर मैंने किया कि ऑस्ट्रेलिया में प्रूफ ऑफ फंड नहीं है, आपकी स्किल्स दरकार है। आप अपने स्किल्स के ऊपर से पैसा लगाएंगे, आइल्स कर लिया, PTE कर लिया, आपने कंप्लाई किया, हाँ ऑफिशियल फीस तो देनी पड़ेगी, चाहे आपको उधार देके लेना पड़े, तो वो आपने पे करनी है और आप चले जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया एक बेहतरीन डेस्टिनेशन। कितनी फीस है ऑफिशियल? ऑफिशियल फीस $4,240 जो है वो ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन की फीस है, विच कम्स अराउंड 8 लाख रुपए से ऊपर की बात है, सिर्फ इंडिविजुअल की। इसका हाफ मिसेस, उसका हाफ पर चाइल्ड, तो थोड़ा सा महंगा इन टर्म्स ऑफ फीस। कनाडा इन टर्म्स ऑफ फीस थोड़ा सस्ता है, $1325 कैनेडियन डॉलर फीस है आपकी पर एडल्ट, $225 आपके करीब जो है ना वो पर चाइल्ड हो जाता है। लेकिन प्रूफ ऑफ फंड्स मांगते हैं, क्या आपके पास लिक्विड अमाउंट इतना होना चाहिए। आखिरी सवाल, कितना टाइम प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? सारे प्रोसेसिंग टाइम तो वेरी करता है, कम से कम भी इस वक्त जो चल रहा है ना 8 से 12 महीने मिनिमम टाइम है, इससे ऊपर लग सकता है क्योंकि बैकलॉग ज़्यादा है। 2.1 मिलियन की एप्लीकेशन का बैकलॉग है कनाडा में।
और ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त साल सवा साल के अंदर अंदर हो रहा है बहुत ज़्यादा, और 189 तो 6 महीने के अंदर प्रोसेस इस वक्त टाइम ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा है। तला मेरे ख्याल आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। बस मैं आपका 6 महीने बाद अब शो जो है ना मैं ऑस्ट्रेलिया से कर रहा हूँ और सैरिश कनाडा में नहीं जाना चाह रही। इनकी तवज्जो जरा यूरोप की तरफ है, कह रही हैं कि मेरे अम्मी अब्बू क्योंकि स्पेन में है तो मैं भी स्पेन में जाना चाहती हूँ। स्पेन में अनफॉर्चुनेटली स्किल इमिग्रेशन है नहीं, अदरवाइज तो जो है स्पॉन्सर हो जाएगा। अम्मी अब्बू हो सकता है, आप वर्क परमिट ले सकते हैं। अम्मी अब्बू हैं, मेहनत कुछ नहीं करनी, वो कमाएंगे, सैरिश खाएगी। चलें तला, अब आप रिलैक्स फील कर रहे हैं? काफी, अभी रिलैक्स नहीं, वहाँ पहुँच के रिलैक्स हूँगा। आगे बढ़ते हैं। आप कहते हैं कि अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो फिर वो बड़ी से बड़ी मंजिल को भी पार कर ही लेता है। पहुंचेंगे कनाडा एक दिन। हाँ बिल्कुल। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उस्मान अरशद साहब, जिनका ताल्लुक उकाड़ा से है और उन्होंने पैदल माशाल्लाह से हज की नियत से सफर किया और 6 माह से ज्यादा अरसे में सऊदीया पहुंचने में कामयाब हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और बेशक हर कदम का सवाब उस्मान अरशद को मिला है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तानियों का अज़्म व हिम्मत और उनका हौसला सुभान अल्लाह लाजवाब, इंतहाई दीदनी है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। मेरी भी एक ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे भी इतनी ताकत दे कि मैं ये वॉक करूं और पैदल चल के जाऊं मक्का मदीना तक और अपना उम्रा भी करूं, हज भी करूं। उस्मान अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा उस्मान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और सबसे पहले मुबारकबाद के आप हकदार हैं, क्योंकि आपने यकीनन एक ऐसा काम किया जो हर पाकिस्तानी का ख्वाब है। बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए। क्या फीलिंग्स थी जब आप वहाँ पहुँचे? क्योंकि यकीनन एक लंबा सफ़र था, मुश्किल सफ़र था, गर्मी होगी, मुश्किलात होंगी, फीलिंग्स क्या थी जब आप अपनी मंजिल पर पहुँचे? खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये वो फीलिंग्स हैं जो कि बताई नहीं जा सकती। जब इंसान वहाँ पे पहुँचता है तो वो सिर्फ महसूस कर सकता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद आपकी एक अजीब सी कैफियत होती है। जब आप बैतुल्ला शरीफ को पहली मरतबा देखते हैं तो एक जलालियत सी जो है वो आप पर होती है, और आप बड़ा अच्छा तो महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि सारी ज़िंदगी आपने बैतुल्ला शरीफ का सुना हुआ होता है या किताबों में पढ़ा हुआ होता है या टीवी में देखा हुआ होता है। पहला विजिट था आपका बैतुल्ला शरीफ का? जी, मेरा बिल्कुल पहला विजिट था। तो आपको कितना वक्त लगा पहुंचने में? और रास्ते में कभी सोचा कि मैंने बड़ी गलती कर दी? मुझे 6 माह और 13 दिन लगे। मैं 13 अप्रैल को मक्का मुकरमा पहुंचा नहीं। मैंने ये रास्ते में एक दफ़ा भी नहीं सोचा, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कई मुश्किलात देखी, लेकिन उसके बावजूद भी एक मरतबा नहीं सोचा, क्योंकि अगर मैं ये सोच लेता तो मैं समझता हूँ कि शायद सबसे बड़ी मुश्किल उस्मान भाई, सबसे बड़ी मुश्किल बलोचिस्तान के अंदर मेरा बैग जो है वो गिर गया था, जिसके अंदर मेरा पासपोर्ट, वीज़ा, मेरे ATM कार्ड्स, यानी कि हर ज़रूरी चीज़ जो है वो मेरी उसके अंदर थी। लेकिन अल्लाह पे तवक्कल रखते हुए मैंने अपना सफ़र जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह पैसों के अलावा मेरी बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो 10 से 11 दिन के बाद मुझे मिल गई थी। बड़े लकी हैं आप। पैसों के अलावा पैसे चले गए। चलो पैसों की तो खैर है ना, मकसद बहुत बड़ा था, पैसे तो आ जाते हैं। जी बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि मैंने ये सुना है, वैसे आप भी इस पर थोड़ा सा बताएं, आपका क्या ख्याल है कि जब बैतुल्ला को देखते हैं पहली नज़र जो होती है, बड़ा वो एक ऐसा कहते हैं कि उसमें कैफियत होती है कि वो नाकाबिले बयान है, और जो पहली दुआ मांगी जाती है नज़र पड़ते ही वो कबूल ज़रूर होती है। आपने भी दुआ मांगी वहाँ पहुँचते ही, आपकी फीलिंग्स उस वक्त क्या थी, क्या महसूस कर रहे थे आप? बिल्कुल, सब लोग जो पहली मरतबा जाते हैं उनकी नज़र वहाँ पे बैतुल्ला शरीफ पे पड़ती है तो वो दुआ मांगते हैं। बिल्कुल मैंने भी मांगी, और मेरी कैफियत भी बस अजीब सी थी, बड़ी खुशी थी। बस काफ़ी देर जो है वो मैं यानी कि दूर से ही देखता रहा और दुआ करता रहा। उसके बाद जो है फिर मैं बारिश आपको मिली वहाँ पे? अक्सर मैं वीडियोस देखती हूँ, बारिश हो रही होती है, लोग तवाफ करते रहते हैं और दुआएं मांग रहे होते हैं, बड़ा वो खूबसूरत मंजर होता है। आपको क्या मिला ऐसा नज़ारा? मुझे मक्का मुकरमा में नहीं, लेकिन मस्जिद नबवी में जो है वो बारिश मिली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीनन खुशकिस्मत हैं आप, खुश नसीब हैं। 6 महीने 13 दिन का सफ़र। उस्मान, कितना पैसा खर्च हुआ और रास्ते में आप कहाँ आराम कर रहे थे, कहाँ वॉशरूम यूज़ कर रहे थे? कुछ बताएंगे आप, क्या प्लान क्या था और हुआ क्या? अभी तक तकरीबन कोई 7 लाख के करीब जो है वो खर्चा हो चुका है। मैं चूंकि हज के लिए आया हूँ, तो जब मैं हज करके वापस चला जाऊँगा तो ये तकरीबन सारा खर्चा जो है 16-17 लाख रुपया होगा।
और रास्ते में आराम का ये होता था, जो भी चीज़ अवेलेबल होती थी, कोई होटल, कोई मस्जिद, किसी का घर, कोई चेक पोस्ट, और जहाँ पे कुछ भी नहीं होता था वहाँ पे कोई टेंट। सही। तो उस्मान, वो लोग जो कि जाना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है, उनको आप क्या मशवरा देंगे? क्योंकि आप इस सफ़र से गुजरे, आपने खुद से किया है, तो आपको अंदाज़ा है कि क्या क्या मुश्किलात थी। तो वो लोग जो निकलना चाहते हैं उनके लिए क्या मशवरा है? उन्हें साथ क्या रखना है, क्या करना है, कैसे जाना है? अच्छा, इस सफ़र में सबसे पहले तो कुछ लोगों को रूट का पता नहीं होता और वीज़ास का इशू होता है। इसका मतलब जो आप आसानी के साथ जिस रूट से आप जा सकते हैं वो पाकिस्तान से ईरान है, ईरान से यूएई है, और यूएई से जो वो सऊदी अरेबिया है। उसके बाद ये है कि पैसों का होना आपके पास डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तमाम वीज़ास का खर्चा, आपका खाना पीना, आपने रास्ते में होटलिंग करनी है, जितने भी हैं वो आपके पास होने चाहिए। और उस सबसे अहम बात कि आप में बर्दाश्त करने की, सब्र करने की जो है वो आदत होनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी मौसम की तकलीफ़ जो है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ती है। क्योंकि मैं जब चला था तो गर्मी थी, सख्त गर्मी थी 1 अक्टूबर को। उसके बाद जब मैं ईरान पहुंचा, सख्त सर्दी थी। सर्दी के साथ साथ मुझे तेज़ हवा का सामना रहा। इवन के एक रात जब मैं टेंट में ईरान में सोया, सुबह उठा तो टेंट के अंदर बर्फ़ जमी हुई थी। उसके बाद जब फिर मैं यूएई पहुंचा तो फिर सख्त गर्मी थी। तो और आपको भूख का भी जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में सहरा बहुत ज़्यादा आता है, कई किलोमीटर से वादी नहीं आती, तो आपको उस तरह का खाना नहीं मिलता जिस तरह का आप घर बैठ के खा रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको बर्दाश्त करना पड़ती हैं, और वो हर बंदा जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि जब आप घर में होते हैं तो तब आप सोच रहे होते हैं कि मैं कर लूँगा, लेकिन जब आप निकलते हैं तो तब जो चैलेंजेस हैं वो और किस्म के होते हैं। अरशद ये बताइए, आपने माशाल्लाह पाकिस्तान से ईरान, ईरान से मुत्तहिदा अरब अमारात और फिर सऊदी अरबिया एंटर हुए, लेकिन आपका बैग जो है वो बलूचिस्तान में गुमा था, यानी आपको प्रॉब्लम सबसे बड़ी बलूचिस्तान में आई। कैन यू टेल मी आपका बैग कैसे गुमा था, कैसे आपको अपना सामान वापस मिला, पैसे तो गए, कितने पैसे गए? अच्छा, ये तो एक मेरा छोटा बैग था। एक बड़ा बैग जो कि मैंने पीछे शोल्डर्स पे पहना होता था वो तो मैंने पहना होता था। ये एक छोटा बैग था जिसमें यानी कि मैंने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपने अलग रखे हुए थे कि ये बिल्कुल सेफ रहे। और पाकिस्तान के अंदर ईरान बॉर्डर तक मेरे साथ मेरा छोटा भाई और भांजा थे, जो कि बाइक पे मेरे साथ होते थे। मैं पैदल होता था, वो बाइक पे थे। तो मैं उस वक्त बलूचिस्तान में था, तो उस दिन बलूचिस्तान के अंदर लेवीज़ की जो सिक्योरिटी है वो मेरे साथ होती थी। तो उस दिन एक सिक्योरिटी वाला मेरे साथ आके पैदल चल रहा था, और भाई और भांजा जो है वो पीछे बाइक पे रुके हैं पानी पीने के लिए, और भांजे ने जो है वो बैग उतार के बाइक के हैंडल के साथ हैंग कर दिया, और फिर वो मेरे तक पहुंचने के चक्कर में उन्होंने बाइक जो है वो तेज़ी से चलाई है, और वो बैग उतार के पहनना जो है भूल गए हैं, तो वो रास्ते में गिर गया। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दवाएं भी आपने साथ रखी थी, मेडिसिन, या फिर रास्ते में वो लेते गए अगर ज़रूरत महसूस हुई? नहीं, वो मैंने साथ रखी थी। रास्ते में आप नहीं ले सकते हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अलावा ये तकरीबन हर कंट्री में ये होता है कि आप डॉक्टर की यानी कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो है वो मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। तो पाकिस्तान से मैं जो ज़रूरी तमाम मेडिसिन थी वो मैं साथ लेकर चला था। सही। जो लोग अभी आपको देखकर सोच रहे होंगे कि यार हम भी ये काम करें, उस्मान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, तो कोई फ्यूचर में प्लान है दोबारा करने का उस्मान, ग्रुप्स अपने साथ लेके जाने का? फिल वक्त तो मेरा फ्यूचर में कोई ग्रुप का प्लान नहीं है। एक्चुअली में ग्रुप का इशू ये होता है कि आपको मालूम नहीं होता कि जो लोग आपके साथ जा रहे हैं, अगर आप उनको पर्सनली नहीं जानते हैं तो आपको मालूम नहीं होता कि वो चल सकते हैं या नहीं चल सकते। और सफर में सबसे ज्यादा जरूरी कितने किलोमीटर वॉक की उस्मान? मैक्सिमम मैंने जो एक दिन में वॉक की है वो 62 किलोमीटर। टोटल किलोमीटर्स कितने बने आपके सफर के? 5400 किलोमीटर। माशाल्लाह, बड़ा पेट्रोल बचा है वैसे आपने, ये बात सलाम पेश करता हूं। चलिए उस्मान अरशद, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से आपको, और ये ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह ताला उन सब की इस ख्वाहिश को पूरा करे। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला हमें हिम्मत भी दे इस तरह करने की। उस्मान भाई, कभी आपने सोचा है इस्माइल भाई जाने का पैदल मक्का मदीना? पैदल तो सर बहुत हिम्मत की बात है, उन्होंने इतना कर लिया, बट 3 दफ़ा मैं परफॉर्म कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। एनी लास्ट वर्ड्स यू वांट टू से, कोई मैसेज आप देना चाहे अपने व्यूअर्स को, लोग आपसे किस तरह रब्ता करें? हमारी वेबसाइट है superiorimmigration.com, सारे और कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे। एक प्रोसीजर है हमारा, एक स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर है, अनलाइक अदर कंसल्टेंट्स के अपॉइंटमेंट बेस्ड है, सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स को डील करते हैं।
तो अपॉइंटमेंट लेने का तरीकाकार ये है कि अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें, अगर डिटरमाइन हो जाती है कि नहीं पॉजिटिव है तो हम ज़रूर आपसे रब्ता खुद करें। चलें जी, ज़बरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच। यंगस्टर्स जो कि ख्याल रखते हैं कि उनको अब यहाँ से निकलना चाहिए एक्सपोजर के लिए, तो वो ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें। बड़ी खुशी हो रही है आपने मुझे यंगस्टर्स में शामिल किया सर। चलें, अब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, काफ़ी है मेरे लिए इतना। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। अब आगे बढ़ते हैं। हर साल की तरह इस साल भी ईद के मौके पर पाकिस्तान के सयाहती मकामात पर काफ़ी रश रहा। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान के पुरफज़ा मकामात पर हज़ारों अफराद की आमद हुई है और सयाहत के शोबे को बड़ा फ़ायदा पहुँचा है। पाकिस्तान में सयाहत के बेहतरीन मकामात मौजूद हैं और KPK में यूँ तो कई मकामात ऐसे हैं जहाँ सयाहत के लिए जाया जा सकता है, लेकिन गुज़श्ता बरसों में देखने में ये आया है जनाब कि ईद उल फितर के मौके पर सयाह ज़्यादातर 5 इलाकों का रुख करते हैं, जिनमें ज़िला सवात, बहरीन, मदियन, मालम जब्बा, गबीन जब्बा और कालाम शामिल हैं। अगर मुझसे पूछेंगे सैरिश तो मैं बताऊं कि एक सियाती मकाम मेरे घर के बिल्कुल सामने है, उसे कहते हैं समंदर। और कराची क्योंकि पाकिस्तान की 10% की कुल आबादी के करीब है, 2.5-3 करोड़ का शहर है, दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर है। तो यहाँ पर समंदर के ऊपर क्या हुआ 4 दिन से अगर आप मुझसे पूछेंगी, मैं यकीनन अल्लाह से पनाह मांगूंगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक तो फ्री सहूलत घूमने फिरने की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है शहर में, जिसकी वजह से लोग मजबूरन सबसे सस्ती जगह पर पहुंचते हैं। लेकिन हमारे साथ लोग मौजूद है राना मुख्तार साहब, आप PTDC के रिप्रेजेंटेटिव हैं। थैंक यू सो वेरी मच राना मुख्तार साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम। आपकी नज़र में सीज़न कैसा रहा, टूरिज्म किस तरह बढ़ रहा है पाकिस्तान में, बताइएगा हमें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तार अली पाकिस्तान टूरिज्म से। मुझे सिर्फ ये बताना है कि इस वक्त सियाती जो इलाके हैं उनमें टूरिज्म स्टार्ट हो चुका हुआ है और लोग ईद पे काफ़ी तादाद में इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे विजिट किया है। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है तो इस टूरिस्ट सीजन में जो है वो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, क्योंकि कोविड के बाद जो है लोगों ने कोविड जब था 2020 में और उसके बाद जो है लोगों ने मुकम्मल तैयारी की हुई थी कि अपने सियाती मकामात के ऊपर जो है वो अच्छी सहूलियात दी जाएं, और जो कि उन्होंने मुकम्मल भी की। और उसके बाद से लेकर, क्योंकि हम 2-3 मरतबा ऐसे जो है वो हालात से गुजरे जिसमें हमें लास्ट जो हमारा जो है वो बारिशों की वजह से काफी सारी तबाही हुई थी और टूरिस्ट। तो राना साहब, महंगाई ने कितना इफेक्ट किया है? अगर आप पिछले सालों का मुकाबला करें इस साल से तो कितना कमी आई है लोगों के वहां आने में? फिगर है कोई आपके पास? जी, हमारे पास जो पहले फिगर नॉर्मली जो इंटरनेशनल और जो हमारे डिस्पोराज और जो बाकी लोग हैं वो आ रहे थे, उनकी तादाद 3.5 मिलियन तक चली गई थी, जो इन हालात की वजह से जो है वो तकरीबन 2021 में जो है हमारे पास 18,71,000 लोग आए थे, जबकि 2022 में ये कुछ इंक्रीज हुआ, ये 21,47,000 हो गए। तो ये एक इंक्रीज है इसके अंदर। तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छी जो है वो साइन है। और इस साल तो खास तौर पर काफी मसाइल के बाद जो है वो तकरीबन टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट्स और जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लोग हैं, जो रेस्टोरेंट्स, होटल्स और जो है वो मोटेल्स रन कर रहे हैं, उनके लिए ये खुशाइंद है कि इस सीजन में इंशाल्लाह जो है उनको तमाम जो पिछले रिकॉर्ड हैं वो टूट जाएंगे और इस दफा सयाहत के लिए लोग निकलेंगे। बहुत अरसे के बाद जो है ये ऐसा माहौल और ऐसे मौके मैसर हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरीन होना और सयाहों को अच्छी सहूलियात, जैसे टूर ऑपरेटर्स हैं। राना साहब, एक कंप्लेंट है सर, एक शिकायत है जो आप तक पहुंचाना चाहूँगा। जो सिंध के रहने वाले हैं और जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं वो ये शिकायत करते हैं PTDC से भी, हुकूमत पाकिस्तान से भी, वज़ीर आज़म से भी,
कि हमारे यहाँ भी बड़े सियाती मकामात हैं, हमारे यहाँ ये साहिली पट्टी है, ये हमारे पास आर्किटेक्चर है, ये आर्कियोलॉजी है, ये हिस्ट्री है। सैडली यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता, ऐसे लगता है जैसे पीटीडीसी का यहाँ पे कोई ताल्लुक ही नहीं है सर। सर इसमें मैं एक चीज से आपको आगाह कर दूं कि ये जो हमारा रिस्ट्रक्चरिंग सिस्टम हुआ था, इसमें हमने 18वीं तरमीम के तहत जितने हमारे मोटर्स थे, पीटीडीसी की प्रॉपर्टीज थी, वो हमने सूबों के हवाले कर दी हैं। उनमें केपी को सबसे पहले हमने हवाले की, उन्होंने क्योंकि एक सिस्टम के तहत उनको दोबारा से बेहतर सहूलियात करके उनको लीज आउट करके या खुद रन करके चलाना है। राना साहब वापस ले ले 18वीं तरमीम सर, हमें नहीं चाहिए प्लीज, टूरिज्म डिपार्टमेंट में निकाले 18वीं तरमीम से सर, बड़ा जुल्म हुआ हुआ है। हमने वो प्रॉपर्टीज दे दी है और अब जो टूरिज्म का जो सेटअप है वो तकरीबन सूबों के हवाले किया राना साहब, व्हाई डू आई से दिस, मैं आपको बताऊं मैं ये क्यों कह रहा हूं सर, मैं आपको बताऊं मैं ये क्यों कह रहा हूं। देखिए सिंध में जो है ना बड़े आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स के ऊपर भी आप जानते हैं विफाक और सूबों के दरमियान मारामारी शुरू हो गई थी। सिंध के अंदर एक बड़ी पहाड़ी हिल स्टेशन है गोरख हिल के नाम से, वहां पर भी हम जानते हैं कितनी करप्शन रही, उसकी भी हम दास्तान पहले बता चुके हैं। आज तक वहां के ऊपर कोई रिजॉर्ट ना बन सका। बलूचिस्तान के ऊपर इतनी खूबसूरत साहिली पट्टी आपकी मकरान बेल्ट है पूरी, जहां पर प्रिंसेस ऑफ होप, नानी मंदिर और बड़ी तारीखी मकामात वहां पर मौजूद है, मड वॉल्केनोज है। नहीं, वहां तो पेट्रोल पंप नहीं है सर, रहने की जगह तो छोड़िए। मैं इसमें अर्ज कर दूं कि इस वक्त जो है वो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो भी जो है इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। आपको इस बात का अंदाजा होगा कि वहाँ एक 5 स्टार होटल गवादर में तैयार हो चुका है, कुछ और जो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार होटल्स की सहूलियात भी दी जा रही हैं। और खास तौर पे जो हमारी साहिली पट्टी है, इसके ऊपर हमारी जो कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो उसका क़याम अमल में आ चुका है और उसके ऊपर वो अपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तैयार कर रहे हैं और उसके ऊपर सही। अच्छा राना साहब, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि अभी आपने जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की है, अभी जो मुल्क में सिचुएशन है, सियासी अदम इस्तेहकाम का मुल्क शिकार है, इलेक्शंस की डिमांड हर तरफ से नज़र आ रही है, आपको लगता है कि ये सूरत हाल अगर अभी नहीं तो आगे चलकर इसको इफेक्ट करेगी टूरिज्म को? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैनेज करना और चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए दो चीजें जो हैं, मैं इस पे मेरा फर्म बिलीव है कि जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है और खास तौर पे जब हमारी समर वेकेशन स्टार्ट होती हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून से, और ये हमारा सीजन चलता है सितंबर अक्टूबर तक, इसमें हमारे पास जो है वो काफी जो अकोमोडेशन इस वक्त मौजूद है और बहुत अच्छे होटल्स जो हैं अच्छी सहूलियात के साथ और बड़े रीजनेबल प्राइसेस पे जो है वो ऑफर करने जा रहे हैं। और इसके ऊपर हमने कई मीटिंग उनके साथ की हैं और ये मैं आपको बता दूं कि जब तक ये जो हमारा जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, ये इनके ताउन से ये चीजें बहुत अच्छी की जा रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस साल भी जो इलेक्शन के मामला तो अपनी जगह है और जो चीजें आपने बताई हैं मतलब इसके असरात तो जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट लेवल पे नहीं मामलात से जुड़ी है ना कि फंड्स मिलेंगे तो काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं, इनका फंड से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त जो है प्राइवेट से पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलके काम कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। हमने जैसे अब हमारे जीबी के जो मोटेल्स थे वो हमने रिसेंटली जो है वो लीज आउट किए हैं और जो कंपनियां हैं वो कहती हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हैंडओवर करें ताकि हम इनको अपग्रेड करके तो पीटीडीसी के मोटल्स हैं उनको भी हम जो है स्टार्ट कराएं। जबकि प्राइवेट सेक्टर में काफी नए होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं। राना साहब, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पीटीडीसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो होटल्स मोटल्स हैं इनके, क्या वो अवेलेबल फॉर ऑल हैं या फिर पर्ची लगवानी पड़ती है सर वहां पे कमरा हासिल करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अब ये लीज आउट हो गए हैं खासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान में और ये प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है उसमें पर्ची का कोई सिस्टम नहीं है। जिस तरह से आप बड़े चेन ऑफ होटल्स को देखते हैं वो तमाम जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात होती है। इस तरह से नहीं है कि कुछ गेस्ट के लिए स्पेशली रूम्स रख दिए जाए और जो पब्लिक है वो उससे जो है उनको वो सहूलियात से फायदा ना उठा सके। अच्छा राना साहब, गर्मी आ रही है, हमारे प्रोड्यूसर साहब को घूमने जाना है तो वो पूछ रहे हैं कि कहाँ जाएं, आप क्या रिकमेंड करेंगे, कौन सी जगह सबसे अच्छी है? कहाँ पर्ची लगा रहे हैं आप, ये पूछ रहे हैं वो। देखिए मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इस वक्त तो
मुल्क तो हमारा पूरा ही खूबसूरत है, लेकिन अगर समर सीजन की बात करते हैं तो जाहिर है आप नॉर्थ का रुख करेंगे, और अगर नॉर्थ का रुख करते हैं तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है मालम जब्बा और जो सवात का जो अपर सवात है वो इंतहाई खूबसूरत है, क्योंकि इस दफा बारिशें काफी हुई हैं और वैलीज खूबसूरत हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो बेहतर हो गया है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। सवात जाएं, कालाम जाएं, नारान जाएं। प्रोड्यूसर साहब बहुत शुक्रिया। नाना मुख्तार साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और अब वक्त हो गया जनाब तलहा के पसंदीदा सेगमेंट का, जो कि है बोल्ड प्रेडिक्शन। देखिए, जहाँ चांद होता है वहाँ सितारे भी होते हैं। चांद यहाँ हैं, सितारे यहाँ हैं। आप चलें सितारों की तरफ। मैं चांद पे खुश हूँ। क्या कह सकते हैं? सितारा बोला तब भी सहरिश खुश नहीं हो रही। देखिए यार, अंदाजा देखिए नाशुक्री का। हमारे साथ सारा काज़मी मौजूद है। सारा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या कह रहे हैं हालात, क्या होने वाला है इस मुल्क में? ईद मुबारक टू यू सारा, बिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रीवियसली बता चुकी हूँ कि ये अभी हम लोग वी आर इन बिटवीन द इक्लिप्सेस, तो अभी जो नेक्स्ट 15 डेज है वो काफ़ी क्रूशियल रहेंगे, क्योटिक रहेंगे, जो आप लोग देख भी चुके हैं कि एकदम से क्योस हुआ था बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग, तो वो अभी भी ये बरकरार रहेगा अंटिल मिड ऑफ मई तक। मुझे जहाँ तक मेरी ईद कैसी गुजरी आपकी? सॉरी, ईद कैसी गुजरी आपकी? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ईद गुजरी, सुकून से गुजरी काफी। मौसम अच्छा था। कितनी ईदी कितनी जमा की आपने? मैंने एक्चुअली आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। ईदी कितनी जमा की? पैसे कितने जमा किए आपने ईदी के चक्कर में? ईदी बहुत सारी जमा की, मैंने आराम से रखी हुई है, उसको मैं आराम से खर्च करूंगी। कुछ मैंने दी भी, जो मेरे फ्रेंड्स के ना बच्चे थे एंड एवरीथिंग, सो वहां पे भी दी, कुछ रखी एंड एवरीथिंग, एंजॉयड गुड ईद। अच्छा, मुझे लगा शायद पैसों की बात पे सम टाइम आवाज कम आती है फिर ना कि नहीं बताना कितने पैसे जमा हुए हैं। तला की नजर होगी ना उसके ऊपर। अच्छा चले जनाब, ऑन अ लाइटर नोट, मुझे ये बताइएगा कि अब सिचुएशन क्या बनती देख रही है? तमाम जमातों को कहा गया कि मिल के बैठे, कोई कंसेंसस डेवलप होता देख रही हैं आप? not right now until 15th of May Mercury retrograde है। जैसे मैंने आपको बताया था, two most important things है कि Mercury retrograde है and जो भी situation है वो two eclipses। अभी आपने देखा कि लास्ट जो कि 7 दिन पहले एक सोलर इक्लिप्स था, 5th May को नेक्स्ट आएगा, वो होगा लूनर इक्लिप्स होगा, तो वी आर hemmed between these two things। और फिर Mercury retrograde भी है, तो ये काफी chaotic, हमेशा ये जरा कम्युनिकेशन उसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये काफी मिसअंडरस्टैंडिंग, समझेंगे नहीं, काफी chaotic माहौल होगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तो मैंने वैसे ही जैसे कब से आपको कहती आ रही हूँ कि ये वाला वैसे भी टाइम पीरियड सूटेबल नहीं है फॉर इलेक्शंस। एंड ऑफ दिस ईयर विल बी मोर सूटेबल, मगर जो भी अगर अभी करेंगे तो इट विल बी वेरी क्योटिक, कोई रिजल्ट एज सच आएगा नहीं, और जो भी गवर्नमेंट आएगी पावर में अगर होते हैं तो इट वोंट बी सक्सेसफुल। सारा कहा जा रहा है कि इस मंथ की एंड में 28 ऑनवर्ड्स जो है अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, बारिशें कराची में आ रही हैं। आपने कश्ती खरीदी? देखिए, जनरली अगर मैं इसको बात करूं तो देखिए जून से ऑनवर्ड्स ये शुरू हो जाता है, जब हम अगर हिस्टोरिकली भी देखा जाए, मगर नेक्स्ट 3 इयर्स तक वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स और ये जो नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं वाटर रिलेटेड एंड ये सारी चीजें है ना काफी ज्यादा ट्रिगर की हुई अंटिल 2026 एंड स्पेशली दिस लूनर इक्लिप्स विल शिफ्ट पोजीशन। जैसे हमने नॉर्थ में देखा था काफी, अब ये पोजीशन शिफ्ट होकर साउथ में आ गई है, तो ये मैं गवर्नमेंट को भी बोलूंगी, यहाँ के भी बोलूंगी जो साउथ में है उनको जरा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, प्रिकॉशंस रखने चाहिए वाटर रिलेटेड एंड एवरीथिंग। पूरा कराची खोद दिया, डोंट यू वरी, बारिशें होंगी सब डूबेंगे। सही, पूरा डिफेंस तो पूरा ही खोदा हुआ है, अल्लाह रहम करे। डिफेंस और जो क्लिफ्टन के पोश इलाके हैं वहाँ तो तमाम स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के ढक्कन खोद दिए गए हैं और लोग बड़े परेशान हैं, अल्लाह रहम करे। इलेक्शंस आने वाले, उससे पहले काम तो मुकम्मल करवाना पड़ेगा। मुझे ये बताएगा सारा, क्योंकि हम लोग इंसान तो एक दूसरे के बारे में प्रेडिक्शंस लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि क्या हमारे सितारे कह रहे हैं। हथनी मधुबाला जिनको बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, उनके सितारे आप क्या देख रही हैं? क्या वो स्टेबल हो जाएगी? क्या लग रहा है? नूर जहां की मौत के बाद पेश है मधुबाला। मुझे पता नहीं है कि देखिए हर इंसान का, हर जानवर का, हर किस्म का चार्ट बन सकता है। आई हैव द डिटेल्स, बट कमिंग बैक टू द एनिमल राइट्स, ये कुछ अच्छा काफी एक है ना, एक कोई कुछ ना कुछ ऐसी सम लॉ पास होना या कुछ ऐसी चीजें होना जो इन फेवर ऑफ एनिमल्स हो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, काफी प्रोमिनेंट मुझे नजर आ रहा है। शुरू में भी मैंने कोई न्यूज देखी थी पहले, क्या कहते हैं कि एनिमल रिलेटेड कुछ हुआ था, बट आई होप सो कि पीपल गेट लॉयल। देखिए यहाँ पे पैशन, कंपैशन काफी सारा है, बट दे आर नॉट लॉयल टुवर्ड्स देयर ड्यूटीज। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
कंपैशन के साथ सारा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह रहम करे। अच्छा, हॉरोस्कोप्स का बताइए सारा, व्हाट्स गोना हैपन फॉर व्हिच स्टार? अच्छा, हम एडी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपके हाउसेस होते हैं, तो इस हफ्ते मून विल बी ट्रांसिटिंग द 4th हाउस, 5th हाउस एंड द 6th हाउस। 4th हाउस हमेशा हमारे घर को रिप्रेजेंट करता है, 5th हाउस हमारे बच्चों को, स्टडीज को रिप्रेजेंट करता है, और 6th हाउस हमारी डेली इनकम को और इवन एनिमल्स तक को रिप्रेजेंट करता है। तो ये काफी हैवी एनर्जी अभी एरीज के लिए अगर हम बात करें तो थोड़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी होगी। जरा थोड़ा सा ख्याल रखें, पेशेंस इज द की, दे नीड टू वर्क ऑन देयर पेशेंस एज वेल, और थोड़ा होम रेनोवेशन की तरफ जा सकते हैं। ये अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी है, तो जरा प्लान अप करें एंड लेटर ऑन दे कैन डू इट। टॉरस के बारे में बात करें तो हेल्थ इश्यूज को जरा थोड़ा सा इनका ख्याल रखना पड़ेगा। दे नीड टू बी केयरफुल एट होम एज वेल। कोई झगड़ा या कोई बहस हो सकती है, तो स्टे अवे फ्रॉम दैट एज मच एज यू कैन। जरा थोड़ा सा अच्छा रहेगा एंड वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। थोड़ी पर्सनैलिटी, अपनी आदतें चेंज करें तो दैट विल बी बेटर। कमिंग टू जेमिनाई, जेमिनाई की ये होगा आपके 2nd हाउस में, 3rd हाउस में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैवल कर सकते हैं, दे कैन गो बैक टू होम। जो लोग घर से दूर रह रहे हैं, दे कैन एंजॉय सम गुड फूड, गुड टाइम टुगेदर विद देयर फैमिली। कुछ रिव्यू करना पड़ेगा उनको फाइनेंशियल अपने प्लान्स को, वो करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कैंसर की बात करें तो कैंसर कैन गेट इनटू नॉस्टैल्जिया और इमोशनल ईटिंग, इसमें सब जा सकते हैं, जिससे उनकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। जरा थोड़ा सा ख्याल रखें इन नेक्स्ट फ्यू डेज। लियो के बारे में बात करें तो लियो कैन प्लान समथिंग गुड फॉर देमसेल्व्स, लाइक लर्निंग सम न्यू स्किल्स। कुछ अपने आपके जो करंट सिचुएशन को एनहांस करने के लिए कुछ ना कुछ छोटा कोर्स ट्राई करें, दैट विल बी हेल्पिंग देम इन देयर करियर एज वेल। वर्गो की बात करेंगे हम, तो वो उनको जरा थोड़ा सा इशू ये हो सकता है कि उनकी मैरिटल लाइफ में कुछ एकदम से सर्टेन कोई इश्यूज खड़े हो जाएं, जो पीछे से आपने एक होता है एक अंडर द कार्पेट काफी रखा हुआ होता है काफी अर्से से, दैट कैन कम अप एंड कैन क्रिएट इश्यूज। तो उस पर जरा थोड़ा सा ख्याल रखें। पीपल विल बी हेल्पफुल, तो सपोर्ट लें लोगों का एंड डिस्कस योर प्रॉब्लम्स, डोंट कीप थिंग्स एवरी टाइम टू सेल्फ। लिब्रा के बारे में बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट उनके लिए है कि दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद देयर किड्स, दे विल बी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड, जो उनके पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग में अच्छा रहेगा, तो दे विल बी एबल टू कनेक्ट, क्रिएट अ गुड बॉन्ड बिटवीन द पेरेंट्स एंड द किड्स एज वेल। तो ये काफी अच्छा रहेगा। इमोशनली थोड़ा सा इन्वॉल्व रहेंगे वो अपने वर्क में भी, तो दैट विल बी अ गुड थिंग कि वो अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे इन चीजों में। कमिंग टू स्कॉर्पियो राइट नाउ, दे विल बी वेरी वेल फोकस्ड, अपनी आइडियाज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इफ दे वांट टू पुट अप सम वर्ड फॉर देयर प्रमोशंस और इंक्रीमेंट और समथिंग लाइक दैट, तो वो अगले जैसे आप करेंगे तो वो अगले 2 महीने में जाके शायद उनको इंक्रीमेंट हो जाए। एंड ये एंटायर ईयर के लिए भी है, थोड़ा नेगेटिव टाइम पीरियड भी है इनका, बट अगेन ये टाइम पीरियड जो मैं बता रही हूँ दैट विल बी अ बेनिफिशियल वन फॉर देम। सेजिटेरियस के बारे में बात करें तो दैट विल बी हैपनिंग इन देयर 8th हाउस। तो जब 8th हाउस का मून जब ट्रांसफर करता है, ट्रांसलेट करता है, आई डोंट रेकमेंड देम टू साइन एनी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी फाइनेंस रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा सा ख्याल रखें उस चीज का। Coming to Capricorn, it will be a good time to connect with their partners, their spouse, एक re-establish हो जाएगा एक connection अगर they are living separately or something like that, थोड़ा सा इनको अच्छा रहेगा। New opportunity, travel related आ सकती है, work related भी आ सकती है। Then going to Aquarius. Aquarius के लिए it will be like meeting someone new as a mentor. Someone will be there to guide them. इनको guide करने के लिए कोई अच्छा एक इंसान को मिल सकता है। उस चीज का फायदा उठाएं, in terms of that के positivity create होगी। Pisces के बारे में बात करूँ तो उनको जरा थोड़ा सा हेल्थ चेकअप के जरा का जरूरत है। जो भी अगर वो इश्यूज हैं, अंडरलाइन इश्यूज, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उनका अगर राइट टाइम पे वो डायग्नोस करा ले, दैट विल बी गुड। बट अगेन मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, तो इसके बाद टेस्ट कराएं तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। थैंक यू सो मच सारा, आपने सभिया कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है और क्या क्या एहतियात आपने करनी है। इसके साथ ही मुझे और तलहा को इजाज़त दीजिए नाजरीन, इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। तलहा, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मूंखे महिरबानी करे पंहिंजो आकाश वापसि कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।